Okay, Malik, good evening. Hopefully, everybody is doing good. Okay, so what we have discussed in first day. Okay, this is your day 2 with respect to your audits. ये इंटर ऑडिट. Okay, अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अपने सिलेबस में टोटल 13 चैप्टर्स है. दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस ऑलरेडी ऑन डे 1. ओके, 13 चैप्टर्स है. एंड मैंने आपको ऑलरेडी कम्युनिकेट किया है कि दैट आई विल नॉट बी गोइंग विद द सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर्स एनीवे, बट स्टार्टिंग पॉइंट इज चैप्टर 1 ओनली, जहां पर नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ ऑडिट, बेसिक क्वेश्चंस समझेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे. ओके, तो आज के लेक्चर में हमारा चैप्टर 1 चालू हो जाता है. ओके, दो तीन चीजें मेरे को और समझानी बाकी है. कॉन्सेप्चुअली पॉइंट वो समझ लीजिए. बिफोर गोइंग ऑन दैट, उस दिन अपन ने और क्या डिस्कस किया था, मैं एक बार आपको रिफ्रेश कर दूं. ओके, मैंने आपको बताया था कि अपना सिलेबस डिवाइडेड है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में कंपनी ऑडिट, बैंक एंड अदर एंटिटी ऑडिट एंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, जो आईटी रिलेटेड होगा. ओके, सिस्टम्स रिलेटेड होगा. When I'm discussing about CA inter audit, our main discussion was what was the definition of audit. इफ यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट. ओके, अगर अपन देखे डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, मैं इसको स्क्रीन को डेफिनेशन ऑफ ऑडिट देखे तो डेफिनेशन ऑफ ऑडिट एकदम जबरदस्त था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था. दैट ऑडिट को अपन क्या करेंगे, डेफिनेशन ऑफ एन ऑडिट. ओके, टेक्स्ट बुक में क्या बोला था डेफिनेशन ऑफ ऑडिट में, इट वाज गिवन वेरी अप्रोप्रिएटली, मतलब बरोबर से दिया था. डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग क्या है? एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, आइदर दैट इज ए प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल रिकग्निशन. यानी उसको स्टैच्यू ने क्या रिकग्निशन दिया उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लीगल फॉर्म. व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयरऑन. मेरे ख्याल से ये स्टार्टिंग की लाइन थी, अपन ने जो डिस्कस की हुई है, याद होगी आपको. अब इसी कंटेक्स्ट में अपन ने जब डिस्कशन किया तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्चुअली ब्रेकअप करके बताया और इसको मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ लिंक किया कि ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है. ओके, यानी ये ऑडिट तो मैं समझ गया कि भाई एक एग्जामिनेशन है. ओके, ये सारी चीजें हैं और उसके साथ में ऑब्जेक्टिव क्या था. तो ऑब्जेक्टिव अपन ने दो कॉन्सेप्ट निकाले थे. इफ रिमेंबर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या था. सबसे पहला, ओके, मुझे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं सर, काय के लिए? रीजनेबल एश्योरेंस के लिए. ओके, याद रखना, रीजनेबल एश्योरेंस के लिए मुझे ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं जो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है. आज मैं डिस्कस करूंगा उसके लिए. ओके, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं ताकि मैं रीजनेबल एश्योरेंस दे सकूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो मेरे को ओपिनियन देना है मैं उसको रिपोर्ट कर सकूं अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया. इसी को मैंने ब्रेक करके भी समझाया था कि ऑडिट ऑब्जेक्टिव को किस तरह ब्रेक करते हैं. तो इसमें से मैंने आपको बताया, सबसे पहला आप कॉन्सेप्ट लोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जब भी अपन ऑडिट में बात करेंगे या पूरे सिलेबस में बात करेंगे, व्हेनेवर आई डिस्कस विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लीज डू अंडरस्टैंड, आपके दिमाग में चार चीजें आनी चाहिए. सबसे पहले बैलेंस शीट आएगी, दूसरा पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, तीसरा पॉइंट ओके नोट्स आएंगे, चौथा पॉइंट ओके कैश फ्लो आएगा. अगर आपको याद होगा, चारों के चारों पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया था कि ये पॉइंट आने चाहिए. और सर ये कहां से आया है? कंपनी एक्ट के लॉजिक से आया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपका बहुत जबरदस्त होना चाहिए, मतलब ट्रू एंड फेयर होना चाहिए. ये डिस्कशन था और वहां पर उन्होंने बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करता है. उसी कंटेक्स्ट में अपन आगे गए थे और मैंने बताया था, दो डिस्कशन किए थे. अपन ने बात की थी मिस स्टेटमेंट क्या है. मिस स्टेटमेंट मतलब जो होना चाहिए और जो है, ये दोनों में फर्क रहा तो वो मिस स्टेटमेंट कहा जाएगा. मिस स्टेटमेंट के बहुत सारे प्रकार मैंने आपको समझाया, एक बहुत सारे लॉजिक्स मैंने आपको समझाया. ओके, फीफो के हिसाब से होना चाहिए था, आपने लिफो बनाया, मिस स्टेटमेंट है. ओके, एसएलएम चाहिए था, ओके डब्ल्यूडीवी बनाया, मिस स्टेटमेंट है. 10% चाहिए था, आपने 2% बनाया, मिस स्टेटमेंट है. आपने कुछ प्रेजेंटेशन करना था, शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना था, लेकिन उसके हिसाब से नहीं बनाया, मिस स्टेटमेंट है. मिस स्टेटमेंट है. मिस स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट अपने समझाया, जो है और जो होना चाहिए. और ये मिस स्टेटमेंट होना कैसे चाहिए मालिक? ये मिस स्टेटमेंट किस कंटेक्स्ट में होना चाहिए? इफ रिमेंबर, मिस स्टेटमेंट शुड बी ओके मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स. मटेरियल क्या टर्म है मालिक? मटेरियल मैंने आपको समझाया एक सब्जेक्टिव टर्म है. ओके, आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए मटेरियलिटी डिफरेंट होगी. किसी और के, मतलब इफ यू थिंक अबाउट द सेम पॉइंट, ओके सेम अमाउंट, द सेम अमाउंट मे नॉट बी मटेरियल फॉर मी बट इट विल बी मटेरियल फॉर यू. द सेम अमाउंट मे बी मटेरियल फॉर मी बट इट मे नॉट बी मटेरियल फॉर यू. It differs from person to person. Therefore, materiality is a very, very, very technical concept. You need to understand that. As a chartered accountant, when we are applying the materiality concept, thorough judgment is required, Malik. थरो जजमेंट. जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना मटेरियलिटी तोड़ होगा, जितना एक्सपीरियंस कम होगा उतना मटेरियलिटी कम रहेगा. मतलब मटेरियलिटी में कम रहेगा ऐसा बोलना गलत होगा. मटेरियलिटी में ओके चेंजेस आएंगे. जितना जितना आपका जजमेंट एकदम एकदम तोड़ नहीं रहेगा तो उतने बार बार मटेरियलिटी चेंज करने की नौबत आ सकती है मालिक. और आप जितनी बार मटेरियलिटी चेंज करोगे, डेफिनेटली यू आर नॉट ए तोड़ ऑडिटर. कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत आएगी मालिक. ओके, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया. इसके साथ में मैंने बताया रीजनेबल एश्योरेंस क्या है मालिक. रीजनेबल एश्योरेंस मतलब हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस. ओके, इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि रीजनेबल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस में डिफरेंस होता है. अगर मैं 100% बोलता हूं तो दैट इज कॉल्ड एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस. ओके, 100 से कम रहा दैट इज कॉल्ड ए रीजनेबल एश्योरेंस.
एज ए ऑडिटर वी कैन गिव ओनली रीजनेबल एश्योरेंस बिकॉज देयर आर सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशंस इन ऑडिट। ये मैंने आपको उस दिन डिस्कस किया था, जिसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया कि भाई कहीं ना कहीं आपको ये समझना है एविडेंसेस देने वाला कौन है। एविडेंसेस देने वाला जो है वो है क्लाइंट, तो कितना भी रहा तो कहीं ना कहीं आपको एविडेंसेस क्लाइंट से आ रहा है, तो एक थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है जिस पर आप रिलाई कर रहे हो, आप ये समझिए। एंड ये डिस्कशन रीजनेबल एश्योरेंस में था। एंड उस जहां पर मैंने कंटेक्स्ट खत्म किया, यही कंटेक्स्ट था जहां पर रीजनेबल एश्योरेंस की कहानी खत्म हुई। ओके, यहां पर होने के बाद अपन ने बात की थी रिपोर्टिंग करना है और स्टैंडर्ड के हिसाब से करना है। तो स्टैंडर्ड्स के लिए मैंने आपको और बताया कि स्टैंडर्ड्स आपके लिए टोटल चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए स्टैंडर्ड्स 4 प्रकार के होते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस। अगर आपको याद होगा तो ऑडिट, रिव्यू, एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज, SASRE, SAE एंड SRS। और इन सबको गवर्न करने के लिए अपने पास एक क्वालिटी स्टैंडर्ड है एंड दैट इज कॉल्ड SQC1, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ये पॉइंट आप दिमाग में रखिए, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल किसके लिए एप्लीकेबल होगा, वो सीए फर्म के लिए एप्लीकेबल होगा। और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एप्लीकेबल होगा ऑडिटिंग करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, जो ऑडिट पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट में होगी। उसी तरह अपने अपने कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस किया उस दिन, क्या क्या था, ये था ये एलिमेंट थे। और ये सब बनाने वाले स्टैंडर्ड्स कौन है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड, ओके, जो अपने आईसीआई ने सेटअप की हुई है, जहां पर ये सारी चीजें होती है। जिस बोर्ड के ऊपर मैं अभी आज अपन इतने जल्दी डिस्कशन नहीं करेंगे, बोर्ड के साथ मेरे को और एक आपको कंपनी दैट का कॉन्सेप्ट बिठाना है, जहां पर सीजी ऑल्सो गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस। आप अगर अभी देखोगे तो अपनी आईसीआई करंटली बिकॉज ऑफ कोविड बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। एग्जांपल, अगर एज ए ऑडिटर अगर मुझे अभी ऑडिट करने जाना है तो अपना तो फिजिकल ट्रैवलिंग ही बंद हो चुका है मालिक, आप समझिए। अगर मेरे को कुछ इन्वेंट्री चेक करने जा रहा है, क्लाइंट बोल रहा है मेरे पास 10,000 इन्वेंट्री है, 10,000 यूनिट्स की इन्वेंट्री है, और मुझे चेक करने जाना है 10,000 उसके पास सच्ची में है या नहीं है। अब मेरे को बताओ आप कोविड की सिचुएशन में कैसे निकल पाओगे। इसीलिए इंस्टीट्यूट आज की डेट में ओके की कंसिडरेशंस फॉर कोविड-19 के हिसाब से बहुत सारे असिस्टेंस दे रही है, गाइडलाइंस स्टैंडर्ड्स में कंसिडरेशन दे रही है। कंसिडरेशन मतलब आपने स्टैंडर्ड फॉलो करते वक्त ये कंसिडरेशन करना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट बहुत बार ये अपनी जो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एश्योरेंस बोर्ड है वो बहुत जबरदस्त है, जो ये सारी चीजें एक्टिविटी देख रही है, तो वो कंसिडरेशंस ला रही है कि जब भी आप ये ऑडिटिंग एंगेजमेंट करोगे तो आपने क्या कंसिडरेशन ध्यान में रखना है। डेफिनेटली एक बार इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन आ जाए कि ये क्या है क्या नहीं है, इसका कितना एप्लीकेबल है, उसके हिसाब से कंसिडरेशंस आपको भी एप्लीकेबल हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर एग्जामिनेशन अटेम्प्ट, आपका कौन सा अटेम्प्ट है। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन ऑल टुगेदर नोटिफिकेशन। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक अपन के लिए वही एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स है। डेफिनेटली एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स में अभी अगर कोविड सिचुएशन में फॉलो करने की कोशिश करें तो बहुत ही दिक्कत वाली बात होगी, बिकॉज बहुत सारे स्टैंडर्ड्स जहां पर कुछ फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बोल रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करने बोल रहे हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स करने बोल रहे हैं, वो वी आर फेसिंग ए प्रॉब्लम इन इट, दैट फॉर श्योर। सो डोंट वरी अबाउट दैट एलिमेंट, ओके, कैसे क्या वर्कआउट होगा, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएंगे उसके हिसाब से अपन ने करने का है। और अगर बाय चांस आपका पूरा वीडियो लेक्चर हो गया और उसके बाद कुछ इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन आए तो डेफिनेटली आपके वीडियो लेक्चर्स के लिए जो जो सिस्टम अपने लिए एक्टिवेट होते हैं वीडियो लेक्चर्स के इसमें, ओके, सबको अमेंडमेंट के नोटिफिकेशन चले जाते हैं। यानी अगर मैं कोई नया वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ जो अमेंडमेंट का, वो जिसने जिसने वीडियो परचेस किया हुआ है उसको ऑटोमेटिकली चला जाता है। अगर अटेम्प्ट के 1 महीने पहले अगर आपके पास नहीं आता है तो आप पता कर लीजिए, ओके, जो भी मुझसे आप मेरे को मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हो और अदर थिंग, ओके भाई सर इसके लिए अमेंडमेंट कुछ है क्या जो अपने को देखना जरूरी है। आरटीपी जब इशू होते हैं उसके बाद मैं एक एडिशनल लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं जो यूट्यूब पे भी डालता हूं मैं, मतलब इट डिपेंड्स, मतलब वो कौन सा पॉइंट है कैसा है, ओके, तो यूट्यूब पे भी डाल देता हूं, नहीं रहा तो यूट्यूब पे नहीं डाल देता हूं। तो जो जो ऑलरेडी पेन ड्राइव लिए हुए हैं उनके पास तो चले जाते हैं क्योंकि वो सीरियल नंबर मेरे सिस्टम में एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट अपन ने समझा, ओके, जो अपन ने बात की मैंने आपको समझाया लॉजिक क्या है। ओके, और एक चीज जो अपने को अब बात करनी है आज बिफोर स्टार्टिंग है चैप्टर 1 एक बार मैं आपको वापस 13 चैप्टर दिखा दूंगा, एक सीक्वेंशियली समझा दूंगा और उसके बाद अपन चालू करेंगे। बट डेफिनेटली एक उसके पहले एक कॉन्सेप्ट समझाना है मेरे को। ओके, अपन ने बात की थी SAAE, अगर आपको याद होगा तो SAAE, sufficient and appropriate audit evidence. Now what is meaning of this sufficient and appropriate audit evidence मालिक? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इसके ऊपर डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑडिट एविडेंस। ओके, लैपटॉप का थोड़ा सा इशू चल रहा है आज। ऑडिट एविडेंस ओके मालिक, सो थोड़ा सा लैपटॉप इश्यूज, तो लैपटॉप बदला भी थोड़ा सा ये है
So Malik, right now our discussion is basically with respect to sufficient and appropriate audit evidence. तो अपन बात कर रहे हैं अपन sufficient and appropriate audit evidence के लिए मालिक. When I discuss about sufficient and appropriate audit evidence, सबसे पहले तो audit evidence मतलब क्या मालिक? ऑडिट एविडेंस मतलब ओके कुछ भी आप जब कुछ ऑडिट करने जाओगे और कुछ डॉक्यूमेंट आप जमा करोगे जिसके बेसिस पे आप ओपिनियन फॉर्म करोगे, जिसके बेसिस पे आप रीजनेबल एश्योरेंस दोगे, हाँ भाई मैंने ये चेक किया हुआ है, दैट इज नथिंग बट ऑडिट एविडेंस. A document which is examined by an auditor, a document which is examined by an auditor is nothing but an audit evidence. वो अपने पास जमा कर लेता है. ऑडिट एविडेंस जब भी आए, ओके तो इसको इस तरह से अपन मार्क करें, ओके ऑडिट एविडेंस जब भी ऑडिटर के पास आए, एग्जांपल अब इसको मैं ऑडिट एविडेंस बोलता हूँ, ये हमेशा दो एस्पेक्ट्स कवर करता है. ओके एक एस्पेक्ट होता है सफिशिएंसी एंड दूसरा एस्पेक्ट होता है एप्रोप्रिएटनेस. Sufficient and appropriate. Audit evidence should be always sufficient and appropriate. Now what exactly sufficient and appropriate means? और ये बताना बहुत जरूरी है. कुछ कुछ चीजें देखो, आप ये समझो, ये आगे डिस्कशन में है, ओके और जिस टाइम चैप्टर पे आएगा तो कंटेंट अपना ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा, लेकिन आज अपने को ये डिस्कशन करना जरूरी है इसलिए कि मालिक क्योंकि लॉजिकली बात करें बिना इसके कुछ मैं समझा नहीं पाऊंगा. कुछ कंटेंट बहुत इसके रिलेवेंट में है जो बेसिक क्वेश्चन या चैप्टर 1 के क्वेश्चन है. तो सफिशिएंट मतलब क्या होता है? सफिशिएंट मतलब ओके सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस. सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी सफिशिएंट, क्वांटिटी वाइज तुम्हें सफिशिएंट लगता है, क्वांटिटी वाइज तुम्हें सफिशिएंट लगता है. सफिशिएंसी मतलब सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, एप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी. ओके वापस मैं बोल रहा हूं, ओके सफिशिएंसी मतलब क्वांटिटी, एप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी. ओके आप जो भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो, ओके वो क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज वो तुम्हारे हिसाब से बराबर होने चाहिए एज ए ऑडिटर. See why we are unable to give absolute assurance. We have discussed this point. The logically there are many inherent limitation, लेकिन one of the limitation is audit evidence is given by client. But जब भी आप audit evidence client से जमा करोगे, ऐसा नहीं बोल सकते यार client ने दिया है तो इसका मतलब फिर अगर अपन हमेशा बोलेंगे inherent limitation है, मैं खाली reasonable assurance दे रहा हूं और कुछ गलती आई तो आप कभी ऐसा आप तो अपने हाथ ही खड़े कर दोगे, बोलेगे नहीं नहीं भाई मैं तो ऑडिटर है, मेरे को तो क्या, हमको तो इनहेरेंट लिमिटेशन है भाई, रीजनेबल एश्योरेंस ही देना था, हमने एब्सोल्यूट एश्योरेंस थोड़ा दिया है, अगर तुमने उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाई कर लिया है तो हमारी गलती थोड़ा है. ओ भाई ओ ऑडिटर, फिर तेरे को क्यों बुलाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करने मालिक? अरे व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट देन? व्हाई दे विल पे यू? They rely on you, and for that purpose your reasonable assurance should be a high level assurance, and to obtain that high level assurance you need to focus on sufficiency and appropriateness. You need to focus on that you get enough quantity and enough quality to provide a reasonable assurance or to form an opinion. That is very important here for an auditor. ओके सर कॉन्सेप्चुअली जब मैं क्वांटिटी और क्वालिटी है उसका मैं एग्जांपल देता हूं, मैं आपको ओफू ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ओफू ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग है, मैं वो देता हूं. लेकिन अभी के लिए अभी जानकारी के लिए आप ये दिमाग में रखिए सर, जब हम लोग सफिशिएंसी और एप्रोप्रिएट की बात करेंगे, इन दोनों के बिना कभी भी ऑडिट एविडेंस का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होगा. वी आर अनेबल टू डू 100% ऑडिट. ये मैं फर्स्ट लेक्चर में भी आपको समझा चुका हूं, उसका लॉजिक भी है यार. देखो 100% ऑडिट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, बहुत सारे रीजंस है. हमारे पास कॉस्ट, हमारे पास रिसोर्स, लेकिन इसका मतलब आप ऑडिट खाली 5% करोगे ऐसा होगा क्या? ओके यानी पूरे ऑडिट करने के लिए हमारे भाई यार जाने दे यार, क्या ऑडिट करने का यार, क्लाइंट अपना अच्छा है, जाने दे, क्लाइंट ने ही काम अच्छा किया है, छोड़ देना. क्लाइंट को भी पूछ लो, क्लाइंट तेरे हिसाब से क्या लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है क्या? और क्लाइंट बोलेगा हाँ भाई सही है, तो ठीक ले, तू लिख ले, ओपिनियन दे दिया मैंने. ऐसा थोड़ा ना होगा यार. ये बैकग्राउंड नहीं ले सकते आप मालिक, ये आप बेसिस नहीं ले सकते. आप ये नहीं बोल सकते यार मेरे पास रिसोर्स नहीं थे, आप ये नहीं बोल सकते मेरे को पैसा नहीं मिला, बहुत ज्यादा पैसा कम था क्लाइंट के पास इसलिए मैंने ज्यादा ऑडिट नहीं किया. दिस कैन नॉट बी ए रीजन, दिस कैन नॉट बी ए वैलिड रीजन यार. यू बीइंग एन प्रोफेशनल पर्सन you need to understand this. But to the extent you are not supposed or you are not required to do 100% audit unless and exceptional circumstances. सर कुछ सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जहां पर आपको अपने को 100% ऑडिट करना पड़ सकता है, 100% एग्जामिनेशन करना पड़ सकता है. सर वो सर्कमस्टेंसेस क्या हो सकते हैं चैप्टर में देखेंगे, लेकिन वो सर्कमस्टेंसेस छोड़ दिए तो वी विल बी गोइंग विद ए सैम्पलिंग, विल बी गोइंग विद अ सर्टेन प्रपोजिशंस. हम लोग कुछ सैंपल लेंगे, सैंपल के बेसिस पे हम पॉपुलेशन का अंदाजा लगाएंगे. हमेशा ऐसा ही रहता है. ओके और ये मैं नहीं बोल सकता मैक्सिमम सारे ऑडिट्स में रहेंगे. देयर आर सर्टेन केसेस, मैंने आपको वही बताया, कुछ केसेस रहेंगे जहां पर आपको 100% ऑडिट करना पड़ेगा. नो ऑप्शन इन दैट.
आपको ऑलरेडी समझना रहेगा। जैसे आपको शायद वर्ड याद है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आपको मैंने पहले दिन डे 1 में लेक्चर में बताया था। ओके, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रहा। अभी अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, यानी इस आइटम में एग्जांपल लेते हैं, डेटर्स में, ओके, फिक्स एसेट्स में, डेप्रिसिएशन में, आप जो भी एक आइटम लीजिए, कैश में, बैंक में, आप आइटम लीजिए ना, इन्वेस्टमेंट्स में, ओके, आप बताइए, ओके, लाइबिलिटीज में, क्रेडिटर्स में, ओके, आप एक आइटम लीजिए, वो आइटम में आपको लगता है कि यहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा है, ओके, रिस्क है, ओके, बेशक आपको ऑडिट 100% करना चाहिए वहां पर, लेकिन आपको कुछ एक आइटम्स है जहां पर आपको लगता ही नहीं है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा है यार, और मतलब मैनेजमेंट बहुत तोड़ काम किया हुआ है यार, वहां पर बहुत बहुत तोड़ काम करता है, कंट्रोल बहुत जबरदस्त है मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट बहुत भारी काम करता है, वहां पर मैनेजमेंट से एरर होने की संभावना भी बहुत कम है, एंड दैट इज वेयर अ पॉइंट कम्स इनटू पिक्चर, जहां पर हम लोग बात करेंगे कि भाई यार अगर अपन सैंपलिंग बेसिस पे जाते हैं, ओके, 100% में भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएटनेस आता है, उसी तरह सैंपलिंग में भी जाते हैं तो सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस होना बहुत जरूरी है। सफिशिएंसी और एप्रोप्रिएटनेस, बेसिकली दीज आर द फैक्टर्स व्हिच आर यूज्ड इन मल्टीपल एस्पेक्ट्स। आप अगर 100% भी ऑडिट कर रहे हो तो भाई सफिशिएंसी क्वांटिटी वाइज तो आपने 100% कर दिया, क्वालिटी वाइज भी तो देखना पड़ेगा अपने को। इस तरह से सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी एलिमेंट, लेकिन बाकायदा आपको यह समझना जरूरी है, आपके ऑडिट एविडेंस जब तक सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट नहीं होंगे ना मालिक, तब तक आपको रीजनेबल एश्योरेंस देते नहीं आएगा। ओके, और एप्रोप्रिएटनेस अपन फर्दर डिवाइड करेंगे दो और एलिमेंट में। ओके, एक होगा रिलेवेंस होना जरूरी है, रिलेवेंट होना जरूरी है, रिलेवेंट होना जरूरी है, और एक होगा रिलायबल होना जरूरी है। दो चीजें रहती है हमेशा मालिक। एक होता है एप्रोप्रिएटनेस, एप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी, क्वालिटी जब देखोगे यानी उस पॉइंट में ऑडिट एविडेंस लोगे, उसकी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो रिलेवेंट होनी चाहिए और रिलायबल होनी चाहिए, वो रिलेवेंट होनी चाहिए और रिलायबल होनी चाहिए। प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट, आराम से समझिए मालिक। वापस मैं बोल रहा हूं, ऑडिट एविडेंस ऑडिटर ऑब्टेन करेगा, ऑडिट प्रोसीजर्स करेगा, मतलब जाके काम करेगा। एग्जांपल अभी के लिए तो इतनी जानकारी देखो, ऑडिटर जाके काम करेगा, जैसे ही वो काम करेगा उसको ऑडिट एविडेंस मिलते जाएंगे, उसको जो ऑडिट एविडेंस मिलेंगे उसको ये ध्यान रखना है कि वो ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट है और एप्रोप्रिएट है। जब मैं बात करूंगा सफिशिएंट है और एप्रोप्रिएट है, इसका मतलब क्या, क्वांटिटी वाइज उसने ध्यान रखना चाहिए कि वो सफिशिएंट क्वांटिटी में है, सफिशिएंट मतलब जिसके ऊपर उसको रीजनेबल एश्योरेंस आ सके, ओके, और एप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी वाइज उसने सारी चीजें देखी हुई है, और एप्रोप्रिएटनेस में वो और दो चीज देखेगा, एक चीज देखेगा रिलेवेंट है और दूसरी चीज देखेगा रिलायबल है। रिलेवेंस एंड रिलायबल, सर रिलेवेंस मतलब वो एविडेंस अपन लिया है जो आइटम के लिए ले रहे हैं उसके लिए वो रिलेवेंट है अपन, ओके, ऑडिट एविडेंस एंड और रिलायबल, ओके, मैं कुछ थोड़ा सा स्क्रीन को ये, एंड रिलायबल ऐसा पॉइंट रहेगा कि जहां पर हम लोग ये इंश्योर कर सके कि वो ऑडिट एविडेंस पे रिलाय कर सके, रिलायबल। आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल आप समझिए, ओके, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट, ओके, बेसिक बैलेंस शीट का एक आइटम ले लेते हैं, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स एज्यूम करते हैं क्लाइंट के पास, अपने क्लाइंट के पास फिक्स एसेट्स 100 है, 100 प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, लेट टेक एन प्रॉपर्टी, अपना क्लाइंट बहुत बड़ा है, 100 प्रॉपर्टीज है। अब 100 के 100 प्रॉपर्टी देखना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, इसीलिए एज एन ऑडिटर आप क्या करते हो, सैंपलिंग लगाते हो। तो आपने लॉजिक लगाया, भाई एक काम करेंगे हम लोग 60 प्रॉपर्टी देखेंगे, इस 100 की लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट में से देखेंगे कहां पर कौन सी प्रॉपर्टी, ओके, बेस्ड ऑन अमाउंट, बेस्ड ऑन प्लेस, बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन बिजनेस, हम पता करेंगे। 100 में से 60 प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि 60 प्रॉपर्टी की जाके चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, ओके, 60, 100 में से 60 निकाला, दिस इज नथिंग बट सफिशिएंसी। क्वांटिटी नहीं भाई, अरे मेरे को तो 100 के 100 प्रॉपर्टी चेक करनी है, सफिशिएंसी नहीं भाई, मैंने 60 ही चेक करना है और 60 के ऊपर चेक करने के बाद मैं 100 पे कंक्लूजन फॉर्म कर सकता हूं, ओके, दिस इज नथिंग बट सफिशिएंसी, ऑडिटर जजमेंट, ऑडिटर का जजमेंट होगा ये कि सफिशिएंसी है कि नहीं है, और ऑडिटर का जजमेंट सही और तोड़ होना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। भारत माता की जय, समझने को शुक्र मालिक। When we are discussing about sufficiency, okay, यही पॉइंट है। एग्जांपल मैं हो सकता है 30 प्रॉपर्टीज ही चेक करूं और 30 प्रॉपर्टीज के बेसिस पे 100 पे कंक्लूजन करूं, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम इन दैट, ओके, बेसिकली दैट इज बेस्ड ऑन योर जजमेंट। आप देखिए वो 30 प्रॉपर्टीज कौन सी है, अगर आपकी 30 प्रॉपर्टीज बहुत भारी है और आपने एनालिसिस बरोबर किया हुआ है, यू कैन क्रिएट ए जजमेंट ऑन दैट, बट यू नीड टू एंश्योर, आप ये बेसिस पे जब आप सफिशिएंसी चेक करोगे तो आपको ये एंश्योर करना है कि आप जब जजमेंट दोगे या ओपिनियन दोगे, वो
वो रीजनेबल एश्योरेंस वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए, रीजनेबल एश्योरेंस वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए मालिक, रीजनेबल एश्योरेंस वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मैं आपको वापस बोल रहा हूं, रीजनेबल एश्योरेंस वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए मालिक, रीजनेबल एश्योरेंस वाला। ओके मालिक, रीजनेबल एश्योरेंस वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आत्मा, ओके आत्मा मतलब, मैं जब भी आत्मा बोलूं मतलब तुम्हारी आत्मा, तुम किधर बैठे किधर है पता नहीं, वर्चुअली लेक्चर देखते वक्त ऐसा होता है, आत्मा किधर चली जाती है। ओके तो आत्मा को जाने मत दो। साउल साउल सोल, मेरे को मालूम है इंग्लिश ऐसा रहेगा, लेकिन हमारी इंग्लिश तोड़ है। ओके तो इसीलिए याद रखना मालिक। ओके आत्मा अगर मैंने बोला तो ये मैंने ख्याल से बताया, पर आत्मा, आत्मा मतलब मैं तुमसे पूछ रहा हूं मालिक, मालिक समझ करो, सफिशिएंसी तो 100 में से कितने, तो एग्जांपल 100 में से 100 चेक करना है, सफिशिएंसी ऑडिटर जजमेंट। 100 में से 70 चेक करना है, सफिशिएंसी ऑडिटर जजमेंट। 100 में से 30 चेक करना है, सफिशिएंसी ऑडिटर जजमेंट। इट्स ऑल अबाउट ऑडिटर जजमेंट। इसमें अभी कोई स्टूडेंट डिबेट करेगा तो सर एक काम करेंगे हम लोग, खाली 5 ही चेक करेंगे, 5 के बेसिस पे कंक्लूजन फॉर्म करेंगे। अरे भाई ऑडिट, तू बोलेगा मेरा जजमेंट था 5 के ऊपर। अरे भाई यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू गिव रीजनेबल एश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। अगली बार कोई तुमको ऑडिट का काम नहीं देगा, तुमको खाली 5 बिल्डिंग चेक करने, 5 प्रॉपर्टी चेक करने के लिए तुमको पैसा नहीं दिया जा रहा है। ओके अब तुम उसको एनालिसिस कैसे करोगे आई डोंट नो, बट टू द एक्सटेंट दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब यह भी नहीं होगा कि 100 के 100 प्रॉपर्टीज चेक करते रहेंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यही तो ऑडिट का तरीका है। हम लोग ऑडिट कैसे करें, स्टार्ट कैसे करेंगे, और ये डिस्कशन आएगा व्हेन वी आर डिस्कसिंग इन पर्टिकुलर चैप्टर। जब हम लोग चैप्टर चालू करेंगे रिस्क असेसमेंट वाला, ओके उस टाइम पे अपने को समझेगा, हाँ भाई कौन से एरियाज पहले चेक करने हैं, कौन से एरियाज बाद में चेक करने हैं। दैट्स हाउ द स्ट्रक्चर विल वर्क आउट। मेरे ख्याल से इधर तक मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। सफिशिएंसी, परफेक्ट। सफिशिएंसी का कांसेप्ट मेरे ख्याल से झेपा होगा। सफिशिएंसी मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना चेक करना है। एप्रोप्रिएटनेस, एग्जांपल हर फिक्स एसेट्स की मैं 4 चीजें चेक करूंगा। पहला फिक्स एसेट्स हो गया तो मेरे को एग्रीमेंट पेपर, एग्जांपल ये फिक्स एसेट एज्यूम करते हैं प्रॉपर्टीज है, मतलब बिल्डिंग्स और फ्लैट्स व्हाटएवर इट में भी, ये प्रॉपर्टी होगी फिक्स एसेट में। ओके एज्यूम करते हैं, मैं हर एक इसमें एग्रीमेंट चेक करूंगा। सेकंड मैं म्युनिसिपल टैक्सेस की डिटेल चेक करूंगा। थर्ड ओके फर्स्ट मैं क्या चेक करूंगा मालिक, ओके एग्रीमेंट। सेकंड पॉइंट म्युनिसिपल टैक्सेस। थर्ड ओके पेमेंट कब गया है, प्रॉपर्टी का पेमेंट कुछ हुआ है, रिनोवेशंस कुछ हुए हैं, ओके जो भी गया होगा वो थर्ड पॉइंट है। और चौथा पॉइंट मैं डेप्रिसिएशन चेक करूंगा हर प्रॉपर्टी के लिए। दिस इज योर 4 थिंग्स व्हिच नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। 4 चीजें मैं क्या करने वाला प्रॉपर्टी के लिए, समझ में आया। ओके 4 चीजें क्या क्या चाहिए मुझे, 4 चीजें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मुझे एग्रीमेंट चाहिए। सेकंड पॉइंट मुझे एग्रीमेंट के साथ में ओके उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए, पहला पॉइंट तो एग्रीमेंट देखेंगे। सेकंड वो प्रॉपर्टी का अपन ने पेमेंट कब किया है, ओके एग्रीमेंट के साथ में म्युनिसिपल टैक्सेस ये देखेंगे। थर्ड पेमेंट कब किया हुआ है, पेमेंट का क्या सीन है, ओके और कुछ छोटे से मिसलेनियस चीजें। और चौथा पॉइंट अपन ये चेक करेंगे उसके अंदर कि भाई डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया हुआ है। बेसिकली मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है, या ये मालिक समझ में आ रहा है मालिक। ये है एप्रोप्रिएटनेस, ये है एप्रोप्रिएटनेस। व्हाट आई डिस्कस राइट नाउ इज नथिंग बट एन एप्रोप्रिएटनेस। ये है मालिक कॉन्सेप्ट ऑफ एप्रोप्रिएटनेस। ये हुआ तेरे लिए एप्रोप्रिएटनेस। क्वालिटी, हर एक क्वांटिटी में क्या क्या एविडेंसेस लेगा, हर एक क्वांटिटी में क्या क्या एविडेंसेस लेगा मालिक, क्या हर एक प्रॉपर्टी में क्या क्या एविडेंसेस लेगा। आत्मा समझ में आ रहा है मालिक। दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएटनेस, एंड एप्रोप्रिएटनेस शुड ऑलवेज बी रिलेवेंट। एग्जांपल मैंने परचेज ऑर्डर नहीं मांगे, इसमें मैंने सेल्स की डिटेल नहीं मांगी। जब मैं प्रॉपर्टी चेक कर रहा हूं, आई एम नॉट आस्किंग फॉर परचेज ऑर्डर, आई एम नॉट आस्किंग फॉर सेल्स डिटेल। परचेज ऑर्डर मतलब रॉ मटेरियल के परचेज की डिटेल नहीं मांग रहा हूं, इन्वेंट्री का डिटेल नहीं मांग रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं मांग रहा हूं भाई। ओके आई एम आस्किंग द रिलेवेंट थिंग हियर, आई एम आस्किंग द रिलेवेंट थिंग हियर। रिलेवेंट गेट इट द पॉइंट। ओके मेरे को जो आप डॉक्यूमेंटेशन दोगे, ओके जो क्लाइंट मुझे देगा पेपर, एग्जांपल मुझे एग्रीमेंट देगा, ओके एग्रीमेंट रिलेवेंट है प्रॉपर्टी के रिलेटेड। आर यू गेटिंग द पॉइंट। सेकंड पॉइंट टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस प्रॉपर्टी के लिए रिलेवेंट है। तीसरा सिनेरियो भाई जो भी पेमेंट गया होगा, इसका पेमेंट कैसे गया है, क्या गया है, इसका प्रॉपर्टी का पेमेंट कुछ गया हुआ है, वो मैं चेक करूंगा, रिलेवेंट है। एंड लास्ट पॉइंट डेप्रिसिएशन रिलेवेंट है। मैं प्रोविजन फॉर, मैं प्रॉपर्टी चेक करने आया और मैं बोल रहा हूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दो। अरे यार ये क्या रिलेवेंट है क्या रे प्रॉपर्टी के लिए रे? नहीं ना भाई। अरे नहीं प्रोविजन फॉर डाउटफुल, प्रॉपर्टी चेक कर रहा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं। हमेशा हमेशा एप्रोप्रिएटनेस फोकस ऑन रिलेवेंस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एज ए ऑडिटर इट शुड बी ऑलवेज रिलेवेंट, and along with relevant you understand okay we should have audit evidence always is reliable। example of reliable, अरे बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके और मैं वापस बोल रहा हूं, मैं बहुत डिटेल्ड में नहीं जा रहा हूं, मैं बस स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूं। एक 15-20 मिनट में अपन खत्म करते हैं ये चीजों को। ओके उसकी वजह से क्या होता है, कुछ भी चीजें समझा नहीं रहे तो बहुत आसान होता है मालिक।
तो सर जब मैं रिलायबल की बात करूंगा तो रिलायबल के कॉन्सेप्ट में क्या क्या आएगा मालिक? रिलायबल के कॉन्सेप्ट में बहुत ही तोड़ कॉन्सेप्ट है मालिक, बहुत ही उमदा कॉन्सेप्ट है रिलायबल। रिलायबल मतलब क्या? मैंने प्रॉपर्टी का क्या मांगा, मैंने टोटल मेरे को बताओ 100 प्रॉपर्टी, 100 में से कितने चेक कर रहा हूं? 60 सफिशिएंसी। 60 के लिए मैं कितना आइटम चेक कर रहा हूं? हर 60 के लिए, टोटल 60 के लिए कितना आइटम चेक कर रहा हूं? 4 आइटम्स फॉर एवरी 60 प्रॉपर्टीज, 4 आइटम्स आर रिलेवेंट और ना रिलेवेंट है ना मालिक, खत्म। अब रिलायबल की बात करते हैं। ओके, एग्रीमेंट। अब मेरे को जो एग्रीमेंट देंगे डेफिनेटली मैं मेरे पास जो एविडेंस रखूंगा वो फोटोकॉपी निकालूंगा, जेरॉक्स रखूंगा। लेकिन अगर उन्होंने मुझे जेरॉक्स दिया तो मैं बोलूंगा मेरे को पहले ओरिजिनल दिखाओ। अरे रिलायबिलिटी चेक करनी है मेरे को चेक करना है भाई यार, आप फर्जी तो डॉक्यूमेंट बना के नहीं दे रहे हो ना मेरे को। आई नीड टू एंश्योर दैट द डॉक्यूमेंट ऑडिट एविडेंस यू हैव गिवन इज रिलायबल और नॉट। आपने एग्रीमेंट दिया है, रिलायबल है कि नहीं है? ओके, आप बोलोगे पेमेंट गए हुए, पेमेंट के लिए बैंक बुक देखूंगा, रिलायबल है कि नहीं है? अब बैंक बुक वो फर्जी एक्सेल शीट में बना के देगा, इस दिन पैसे गए। अरे मेरे को भाई बैंक के स्टेटमेंट दे, मैं चेक कर लूंगा भाई पैसा कैसे गया हुआ है। रिलायबिलिटी एंश्योर करनी है। म्युनिसिपल टैक्सेस के इनवॉइस दे। ऐसा नहीं होगा क्लाइंट आके बोलेगा अरे लिखना म्युनिसिपल टैक्सेस 10,000 दिए ना हमने दिया, हमको पता है ना भाई, एक्सेल शीट में खाली बना के दे रहा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बता रहा है, बहुत बड़ा बड़ा प्रेजेंटेशन बता रहा है। अरे नहीं रे भाई, अरे मुझे एग्जैक्ट डिटेल दीजिए, रिलायबल चीजें दीजिए, मुझे बैंक स्टेटमेंट दीजिए, मैं देख लूंगा कैसे क्या जा रहा है। डेप्रिसिएशन, क्लाइंट बोल रहा है मैंने 10% एसएलएम मार लिया, नहीं भाई डेप्रिसिएशन का शेड्यूल दीजिए, पूरा शेड्यूल दीजिए, मैं चेक कर लूंगा डेप्रिसिएशन आपने बराबर किया है कि नहीं किया है। रिलायबिलिटी, दिस इज हाउ सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस कम इनटू पिक्चर। ओके, तो लॉजिकली अगर आपको याद होगा जब मैंने बात की थी ऑडिट ओपिनियन की, ऑडिट ऑब्जेक्टिव की, तो मैंने आपको क्या बोला था? हमेशा अपने ऑडिट एविडेंस कैसे होने चाहिए? सफिशिएंट होने चाहिए एंड एप्रोप्रिएट होने चाहिए। और अगर एप्रोप्रिएट रहा तो आपको दो चीज और याद आनी चाहिए, रिलेवेंट एंड रिलायबल। भारत माता की जय। आई डू थिंक मेरे ख्याल से सारी कॉन्सेप्ट अभी क्लियर है मालिक। तो अगर मैं बोलूंगा सफिशिएंसी मतलब क्वांटिटी, ओके, एप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी, और एप्रोप्रिएटनेस रहा तो दो वर्ड आपको और याद रखने पड़ेंगे, वन इज रिलेवेंट and one is reliable. Okay, so every time whenever you obtain an audit evidence, it should be always sufficient as well as appropriate. Sufficient as well as appropriate. Malik, everybody clear? Everybody clear ना मालिक? Perfect. Okay, मेरे ख्याल से conceptually समझ में आ गया होगा ये पॉइंट कैसे जा रहा है। ओके, बिफोर गोइंग हेड विद चैप्टर 1 एक बार छोटा सा पॉइंट ये अपन देख लेते हैं। ओके, किस तरह से इंडेक्स है। ओके, तो इस तरह से अपना इंडेक्स था, मैंने आपको बताया था। ओके, क्योंकि ये लैपटॉप चेंज है तो इसमें वो नंबरिंग्स नहीं दिए हुए मैंने। ओके, लेकिन अगर आपको याद होगा तो ये कुछ इस तरह से था। सबसे पहला इस बेसिकली पूरी तरह अपन बेसिक नेचर ऑब्जेक्टिव बेसिक पंचायती करेंगे मालिक। सेकेंड, हम लोग पूरा प्लानिंग के इसमें देखेंगे, प्लानिंग कैसी होगी, ऑडिट ऑब्जेक्ट प्लानिंग कैसी करेंगे, मटेरियलिटी का बात डिस्कशन करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ये पॉइंट करेंगे। थर्ड इज अबाउट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस कैसे जमा करेंगे, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस। तो सबसे पहले बेसिक चैप्टर, दूसरा पॉइंट प्लानिंग का चैप्टर, तीसरा ऑडिट एविडेंस का चैप्टर, चौथा ओके ऑडिट एविडेंस तो लेना समझ में आ गया मालिक, लेकिन किसके लिए कितना लेवे, ओके किसके लिए ज्यादा लेवे किसके लिए कम लेवे ये समझना जरूरी होगा। 100% तो नहीं करना है अपने को, एब्सोल्यूट एश्योरेंस थोड़ा होगा मालिक। तो रिस्क असेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, दैट इज योर फोर्थ चैप्टर। पांचवा ओके मैंने आपको बता दिया ये फ्रॉड का एक अलग से ही कॉन्सेप्ट रखी है, फ्रॉड वाला पॉइंट है। ओके इसके ऊपर डिस्कशन आएंगे। छठा ओके अलग से चैप्टर आईटी एनवायरनमेंट। ओके सातवां एंड आठवां इज बेसिकली अबाउट सैम्पलिंग एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। आई टोल्ड यू ओके एनालिटिकल प्रोसीजर अगर आपको याद होगा तो मैंने एग्जांपल अच्छे से दिया था, रेंट का एग्जांपल दिया था मैंने, अपने मार्क्स के एग्जांपल दिए थे। ओके कब क्या करना चाहिए इसके अंदर अपन को क्या करना चाहिए, अपने को कुछ एक्सपेक्टेशन तैयार करनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन तैयार करने के बाद उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करना चाहिए, और उसके अंदर अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा अनयूजुअल आ रहा है तो भाई फिर मैनेजमेंट से पूछना चाहिए भाई ये डिफरेंस अनयूजुअल क्यों आ रहा है। दिस वाज योर 8 चैप्टर्स एंड बाकी के चैप्टर्स का डिस्कशन बाद में रहेगा। ओके लेकिन इसमें से बाकी के चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा अपना ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट का डिस्कशन बहुत तोड़ रहना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट समझ गया तो सारे काम अपने बैठ जाते मालिक। Okay, so this is what with respect to your particular point of chapter. Okay, so let's start with your chapter 1. Chapter 1 के इसमें अपन स्टार्ट करेंगे। Okay, चैप्टर 1 अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मालिक। ओके तो ऑल टुगेदर अपन ने हाफ एन आवर पे बेसिक सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएट ने बता दिया, पिछला कॉन्सेप्ट क्या था मैंने समझा दिया, सारी चीजें कर दी। ओके अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लीजिए हम लोग पढ़ेंगे कैसे। पहली बात जो आपको नोट्स मिल रहे हैं वो नोट्स मैंने आपको उस दिन भी बता दिए, ये नोट्स है इस तरह से। ओके 13 चैप्टर्स के आपके नोट्स मिलेंगे। ये नोट्स में ऑल टुगेदर मॉड्यूल का कंटेंट है उसको स्टैंडर्ड को नेमिंग करके स्टैंडर्ड के बेसिस पे जाके ओके थोड़ा सा कलर वलर का ये करके और फॉन्ट वॉन्ट चेंज करके अपन ने किया हुआ है, और थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में रखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में। बट डेफिनेटली मॉड्यूल को छेड़ा, मॉड्यूल इंटैक्ट रखा है, मॉड्यूल के कीवर्ड्स इंटैक्ट रखे हैं, मॉड्यूल के कीवर्ड्स को हिलाया नहीं भाई, मॉड्यूल के कीवर्ड्स को हिला दिया तो गया।
ओके ये आपके लिए ऑल टुगेदर है। ओके आपके लिए ये पॉइंट रहेंगे। ओके ये ऑल टुगेदर मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ये आपको डिफाइन किए हुए है। ये आपके लिए पार्ट रहेगा हर चैप्टर का वर्कआउट है ये। ओके ये आपको टेक्स्ट बुक मिल जाएगी। ओके ये जैसे ही लेक्चर खत्म होता है तो आपने टेक्स्ट बुक ध्यान रखनी है। और अगर आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में है, प्रिंट के फॉर्म में निकल रहा है तो 101%। ओके तो इस पॉइंट को आपने प्रिंट निकाल के आप उसको मार्क हाईलाइट जो करना है करिए। ओके एक चीज जो आपको एडिशनली चाहिए वो है नोटबुक, जिसके अंदर आप चार्ट्स बनाओगे। मेक इट श्योर आप चार्ट्स बनाना बहुत ध्यान रखो। जो मैंने आपको बताया भी कि मैं जब पढ़ाता रहूंगा तो आप कुछ अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाते रहिए। ओके जो कंटेंट है, कुछ है, एग्जांपल है, मैं बताते जा रहा हूं, वो भी आप लिखिए। तो नोट्स पे अपन कब आएंगे? पूरा कॉन्सेप्ट का आंसर खत्म हो गया उसके बाद अपन नोट्स पे आएंगे, तब तक नोट्स पे नहीं आएंगे। तो सबसे पहले मालिक अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन ऑल टुगेदर ये करेंगे। ओके ये नोट्स का तो समझिए आप, ये टेक्स्ट बुक आपको इस फॉर्मेट में मिलेगी। ओके अब आपको ये बता दूं। ओके अपने को नोट्स कैसे चालू करने हैं, नोट्स का। ओके अपन क्या करेंगे? ओके तो स्क्रीन पे सब लोग का ध्यान, अभी स्क्रीन पे अभी मत बनाइए, मैं आपको टाइम दूंगा। एक बार ये मैं बना लूं उसके बाद मैं आपको टाइम देता हूं, टाइम के बाद बनाइए। पहले पूरा समझिए बिकॉज इसको पूरा रिकॉल रखना रहेगा, आपको याद करना पड़ेगा। तो चैप्टर 1 जो आपके लिए है, ओके दैट इज अबाउट नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। बेसिक चैप्टर 1 के नाम में मत जाइए, चैप्टर 1 के नाम में ज्यादा हेडेक नहीं है। चैप्टर 1 का नाम अगर देखा जाए, ओके ये चैप्टर 1 के नाम से तो एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है तो चैप्टर 1 में आई एम नॉट वरीड एज। ओके अब चैप्टर 1 में कितनी चीजें पढ़नी है? ओके देखिए चैप्टर 1 में ओके दो कॉन्सेप्ट में अपन चैप्टर 1 को डिवाइड करेंगे। सर दो कॉन्सेप्ट में, पहले इसको रटने की कोशिश करिए। जो ऑलरेडी एआईएसएसएम पढ़ चुके हैं मुझसे तो उसको उनको आइडिया है पूरा कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, तो उनको ऑलरेडी स्टाइल पता है। लेकिन जो एआईएसएसएम नहीं पढ़े और जो ऑडिट पढ़ रहे हैं या ऑडिट पहले ले रहे हैं और बाद में एआईएसएसएम पढ़ने वाले, स्टाइल मेरा समझ लीजिए, मेरा अप्रोच समझ लीजिए, हर सब्जेक्ट हर चैप्टर का क्या रहेगा। और ये अगर चार्ट आपको याद रहा तो अल्टीमेटली आपका तोड़ काम होगा, बिकॉज ये चार्ट पे ही कंट्रोल आना जरूरी है, क्योंकि इससे ही अपने को समझेगा ये चैप्टर कैसे खत्म होगा। और 13 चार्ट्स ऐसे याद रह गए तो खत्म है पूरा सिलेबस। और वापस मैं बोल रहा हूं कॉन्सेप्चुअली जाएगा तो बहुत अच्छे से दिमाग में रहेगा। ओके तो इसमें सबसे पहला पॉइंट अपन जो पार्ट करेंगे दैट इज नथिंग बट बेसिक चीजें पढ़ेंगे। और दूसरा ओके चैप्टर 1 में कुछ स्टैंडर्ड कवर है, स्टैंडर्ड के ऊपर बात करेंगे। अब बेसिक में और स्टैंडर्ड में क्या है? ओके दो चीजें हैं। तो बेसिक में ओके इन आवर सिलेबस वी विल बी हैविंग टोटल 7 क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चन है इसके ऊपर। तो बेसिक में 7 क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहला वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज एन ऑडिट ऑब्जेक्टिव। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला पॉइंट अपन ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव बताइए। दूसरा सिनारियो ओके अपने को ये देखना है ऑडिट का स्कोप क्या है। स्कोप मेरे ख्याल से मालूम होगा। ऑब्जेक्टिव क्या था मालिक, याद है क्या कुछ? ऑब्जेक्टिव वी हैव डिस्कस। ऑब्जेक्टिव मींस व्हाट? ऑडिट ऑब्जेक्टिव मतलब क्या था? ऑडिट ऑब्जेक्टिव इज दो ऑब्जेक्टिव थे अगर आपको याद है। टू प्रोवाइड अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट financial statements are free from material misstatement and to report okay on that financial statement in accordance with standards on auditing। ओके ये ऑब्जेक्टिव था, खत्म हो गया आंसर। ये तो इसमें तो कोई दम ही नहीं है भाई। ओके और कॉन्सेप्चुअली इसके ऊपर बहुत डिस्कशन कर चुका हूं। और इसी के साथ में और एक क्वेश्चन है स्कोप। स्कोप में मतलब क्या 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 आप जाके चेक कर सकते हो, क्या क्या चेक नहीं कर सकते। जब आपको ऑलरेडी पता चल चुका है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ओके आप क्लाइंट से क्या क्या चीजें मांग सकते हो, क्या क्या चीजें नहीं मांग सकते। आपके पावर्स तो नहीं मैं बोल सकता, इसको पावर्स नहीं बोल सकते, लेकिन टू द एक्सटेंट आपका दायरा कितना है, आप क्या क्या चीजें आपके दायरे में ले सकते हो, वो डिस्कशन सेकंड क्वेश्चन में आएगा। तीसरा स्कोप के साथ में थर्ड क्वेश्चन आता है एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। एस्पेक्ट्स ओके एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। राइटिंग के ऊपर थोड़ा सा कर लीजिए बिकॉज ये लैपटॉप चेंज है तो इस केस में राइटिंग दोनों लैपटॉप का प्रॉब्लम आता है। ये अर्थिंग का इशू है, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं पूरी कोशिश करता हूँ लेकिन क्या है ओके कभी कभी वो लैपटॉप खराब होता है दूसरा जिस पे राइटिंग थोड़ा सा मैं बेटर लिखने की कोशिश करता हूँ, कभी ये लैपटॉप रहता है, दोनों लैपटॉप जिस दिन जो चला वो यूज कर लेता भाई। ओके ये वर्स्ट पॉइंट है लैपटॉप के। और एप्पल बहुत जन बोलेंगे सर एप्पल के ऊपर शिफ्ट हो जाओ, एप्पल वाला बहुत अच्छा है डेफिनेटली आई एग्री। एप्पल वाला तोड़ है, एप्पल वाला जो नोट पैड है और एप्पल वाला है, विनोद सर यूज करते हैं, विनोद सर के पास वो एप्पल वाला ही पॉइंट है। ओके विनोद रेड्डी सर, ओके मैंने देखा हुआ विनोद रेड्डी सर के पास देखा हुआ है, भवर सर के पास देखा हुआ है, भवर बोराना सर के पास देखा हुआ है, मैंने दोनों केस में मैंने नोट भी किए हुए हैं। लेकिन क्या है भाई अपन एप्पल यूजर नहीं है, अपन एप्पल से बहुत दूर है, अपन सैमसंग लवर है।
तो जो एंड्रॉइड लवर है वो मैक के लिए थोड़ा सा ऐसा ऐसा रहता। ओके देखिए, अगर आप ये कॉमन डिस्कशन है, मोबाइल लवर्स की बात करें तो मोबाइल लवर्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। वन इज सैमसंग, वन इज एप्पल एंड वन इज अदर्स। एम आई हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया। अभी अपन चाइनीज को ये करने के इसमें है। नेवर दिलेस वट एवर द थिंग्स में बी, ये कोविड का सिचुएशन है, बट मैं डेफिनेटली ये चाहूंगा, वोकल फॉर लोकल तो बात कही है, लेकिन ये है ना कंटिन्यूशन में भी रहना चाहिए मालिक, बहुत जरूरी है ये। ऐसा ऐसा नहीं कि यार जब तक ये चल रहा है कोविड-19 सिचुएशन है अपना एक, ये बहुत टाइम जाएगा जब तक वैक्सीनेशन नहीं आएगा, तब तक ये बहुत बहुत सारा इंपैक्ट है। ये मेरा ओपिनियन है। ओके इस पे दिमाग फोड़ी मत करना, तुम इस पे कुछ ऐसा बोलना मत सर, ये ऐसा कैसे बट ये मेरा ओपिनियन है कि भाई टाइम जाएगा ना, ये सब जाएगा। ओके तो वो जब कोविड की वैक्सीनेशन आ जाएगी, जब वापस अपनी नॉर्मल लाइफ आएगी, डेफिनेटली ओके बहुत जन के लिए लाइफ चेंज होगी। लेकिन मेक इट श्योर ओके, ये जो आप आज बोल रहे हो ना वोकल फॉर लोकल, बाइकॉट, ये सारी चीजें, प्लीज डू अंडरस्टैंड, इसके ऊपर स्टिक रहिए तो ही ये सक्सेसफुल होता है, बाकी नहीं होता है। अपनी लाइफ वैसे आधी कैसी है मालूम है, मूवी जैसी है। मैं ये बहुत बार बोलता हूँ क्लास में। ओके मूवी जैसी है। एग्जांपल आई डू थिंक सब लोग ने नायक पिक्चर देखी होगी, मैंने भी नायक पिक्चर देखी। नायक मालूम है ना, अनिल कपूर की मूवी है। ओके व्हेन आई सॉ दैट नायक मूवी, मैं बोल रहा हूँ मतलब आपको बता रहा हूँ, जब भी मैं नायक देखता हूँ ना, जब भी, और कितनी बार जी सिनेमा आती है, जी सिनेमा पे आती है, जिसने नहीं देखी तो टेंशन मतलब, जी सिनेमा चालू कर दो, हफ्ते में एक बार तो दिखेगी दिखेगी, माँ कसम। और नायक पिक्चर देखने के बाद ऐसा मेरे को भी अंदर फीलिंग आती है, साला मां कसम, साला अपन भी एक दिन के सीएम बन गए ना, मां कसम साला दुनिया चेंज कर देंगे। लेकिन मूवी खत्म होने के बाद, या मूवी खत्म होने के 15-20 मिनट बाद लगता है अमित ताते डेरे अपनी जिंदगी इधर चलानी है, मां कसम साला देश किधर चलाएंगे। इधर घर की बीवी नहीं मतलब घर के बीवी का सुन, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और शादीशुदा इंसान की हालत ऐसी होती है भाई। अभी वो घर में रहना है, अभी अभी आप इमेजिन करो, अभी तो इधर तो डिबेट भी नहीं चल सकता, ये वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, आपको भी मालूम है। आई एम डूइंग वर्क फ्रॉम होम एज यूजुअल, यू आर आल्सो स्टडीइंग वर्क फ्रॉम होम। पर कॉन्सेप्ट अभी ऐसा भी नहीं बोल सकते अरे भाई ऑफिस में काम है, टाइम लगेगा, लेट हो जाएगा, माँ कसम इधर किधर टाइम लगेगा, बोलेगी बंद कर रिकॉर्डिंग, माँ कसम साला काम करो। क्या करेंगे? पर करना चाहिए भाई। ठीक है भाई, ये मौका है, ये साथ रहने का मौका है, वॉट एवर इट में बी। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें है। ये पॉइंट माँ कसम साला कहाँ से डिस्कशन में लाया था मेरे को याद नहीं आ रहा है, जहां से भी आया था मैं बोल रहा था कि भाई यार तोड़ तोड़ कॉन्सेप्ट रही है। आप मोबाइल यूजर्स जैसे है, मैंने डिवाइड किया, तो आप बुरा मत मानिए, लेकिन लॉजिक एकदम सिंपल है, सैमसंग एंड एप्पल, बात खत्म, बाकी सब बैलेंस में जाते हैं। अपन सैमसंग लवर है, इसलिए अभी तक अपन एप्पल केस में नहीं गए। विनोद सर ने बहुत फोर्स किया, भवर सर ने भी बहुत बार बात किया, तो मेरे को बोला था भवर सर ने भी, भाई ले भाई। ओके विनोद सर ने तो मतलब माँ कसम बोल रहा हूँ, मतलब बोला ओके जैसा, पर नहीं हुआ भाई। देखो नहीं मानता सर, नहीं मानता सर, बुरा मत मानना, नहीं मानता सर, नहीं जमता, नहीं जमता सर। इसका मतलब एप्पल यूज नहीं, कभी कभी ऐसा ऐसा नहीं है। एप्पल फोन जिस दिन मैंने लिया उसके बाद मेरी एंगेजमेंट हो गई और उसके बाद शादी हुई। ओके उसके बाद से मैंने एप्पल छोड़ दिया, आप समझ चुके हो मेरे अंदर का दर्द। ओके तो अभी जोक सपाट, कमिंग ऑन द पॉइंट। ओके तो थोड़ी सी राइटिंग के साथ आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना आज। ओके वैसे अंडरस्टैंडेबल होगी, लेकिन इतनी भारी नहीं होगी जिसमें आप देखते देखते वाह क्या राइटिंग है। ओके तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना मालिक। ओके तो पहला बेसिक में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एन ऑडिट ऑब्जेक्टिव। सेकंड पॉइंट स्कोप ऑफ ऑडिट। थर्ड एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में डिफरेंस क्या होगा मालिक। सेकंड क्वेश्चन में होगा स्कोप, क्या क्या एरिया अपन कवर सकते हैं, क्या क्या एरिया कवर नहीं कर सकते, कौन से एरिया को छेड़ नहीं सकते अपन। जो एरिया कवर सकते हैं उस एरिया में क्या क्या एस्पेक्ट्स चेक करने हैं, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। व्हाट आर द एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन दैट एरिया, दैट इज योर थर्ड क्वेश्चन विद एस्पेक्ट्स। ओके एस्पेक्ट्स के साथ में एस्पेक्ट जैसे ही खत्म होगा, फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रहना चाहिए, टाइप्स ऑफ ऑडिट। कितने प्रकार के ऑडिट होते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है, ऐसे इजी है, ये सारे बेसिक्स में बहुत आसान क्वेश्चन है मालिक। टाइप्स ऑफ ऑडिट, और टाइप्स ऑफ ऑडिट खत्म होने के बाद ओके वी नीड टू शिफ्ट आवर सेल्फ अहेड। ओके इसको थोड़ा सा ढंग से बना रहा हूं मैं मालिक। Okay, we need to shift ourselves ahead, and that will be okay. After types of audit, advantages of audit. What are the advantages of audit? एडवांटेजेस, फायदे क्या है ऑडिट करवाने के। टाइप्स ऑफ ऑडिट, अब आप जैसे ही टाइप्स ऑफ ऑडिट समझ जाओगे तो एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, क्योंकि जो टाइप्स ऑफ ऑडिट है उसी के लॉजिक से एडवांटेजेस आने वाले। और इसके बाद एक कॉमन क्वेश्चन जो अपन ने बोला, इनहरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। इनहरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, इनहरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ये लिमिटेशन की स्पेलिंग बरोबर थी लेकिन दिख नहीं रही थी, लिमिट, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। एंड अलोंग विद इनहेरेंट लिमिटेशन, ऑडिट और किसके कौन से एरिया के साथ जाता है, रिलेशनशिप विथ विच एरियाज।
कौन से बिजनेस एरिया, कौन से स्ट्रक्चर्ड एरिया के साथ ऑडिट जाता है, ये डिस्कशन आता है। बेसिक में टोटल अपने लिए 4 7 क्वेश्चंस है। ओके, व्हाट आर द 7 क्वेश्चंस इन बेसिक्स? सबसे पहला अपन देखेंगे ऑब्जेक्टिव, सेकंड होगा स्कोप, थर्ड होगा एस्पेक्ट्स, चौथा होगा टाइप्स, पांचवा होगा एडवांटेजेस, छठा होगा इनहेरेंट लिमिटेशन एंड लास्ट होगा रिलेशनशिप। बहुत इजी स्ट्रक्चर है। एंड ये होने के बाद अपने लिए स्टैंडर्ड की बात करें तो अपने लिए मेनली 2 स्टैंडर्ड कवर्ड होगा। ओके, ये चैप्टर 1 में 2 स्टैंडर्ड कवर है। और स्टैंडर्ड के रटने का टेंशन मत लीजिए, लास्ट में मतलब एक कुछ पोर्शन होने के बाद अपन स्टैंडर्ड को रटने की कोशिश करेंगे मालिक। ओके, 2 स्टैंडर्ड कवर्ड है, एक है SA 220 और एक होगा SA 210। मैं मॉड्यूल के सीक्वेंस से ही जा रहा हूँ, मैं कोई मॉड्यूल के सीक्वेंस को चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप टेक्स्ट बुक देख रहे हो या मॉड्यूल पढ़ रहे हो, मॉड्यूल के थ्रू भी आप ये लेक्चर को देख सकते हो, नेट नॉट ए बिग डील। अगर किसी के पास वो टेक्स्ट बुक नहीं है तो मॉड्यूल मॉड्यूल जाइए, मॉड्यूल डाउनलोड कीजिए, मॉड्यूल डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हो सारे के सारे लेक्चर उसमें ही है। थोड़ी सी जो इररिलेवेंट चीजें हैं वो मैंने उड़ा दी है, निकाल दी है, मतलब उड़ा दी मतलब कॉन्सेप्चुअली इसको चेंज किया हुआ है। ओके, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए। बाकी आपको एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं मिलेगा, एक भी क्वेश्चन को चेंज किया हुआ नहीं मिलेगा, एक भी क्वेश्चन ओके डिलीटेड नहीं मिलेगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बैठ जाएंगे। दिस इज वेयर वी आर अवर डिस्कशन इज। और SA 220 का जो चार्ट बनेगा वो अपन बाद में बनाएंगे, SA 210 का जो चार्ट बनेगा वो लास्ट में बनाएंगे, मतलब जैसे जैसे वो पोर्शन पे जाएंगे। दिस इज हाउ आई ऑलवेज टीच ओके माय सब्जेक्ट, सो दैट वी कैन रिकॉल द कंटेंट। अभी जैसे ही मैंने चैप्टर 1 बोला तो तेरे को रिकॉल होने चाहिए। चैप्टर 1 कितने इसमें डिवाइड करेगा? 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। कौन से 2 पार्ट में? बेसिक में डिवाइड करेगा, स्टैंडर्ड में डिवाइड करेगा। बेसिक में कितने क्वेश्चन देखेगा? 7 क्वेश्चन देखेगा। पहला क्वेश्चन देखेगा ऑब्जेक्टिव, दूसरा देखेगा स्कोप, तीसरा एस्पेक्ट्स। तो पहले 3 याद रख ले, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, एस्पेक्ट्स। ये होने के बाद टाइप्स ऑफ ऑडिट, और टाइप्स की वजह से क्या आएगा? एडवांटेज। 5 और मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है? टाइप्स कितने प्रकार के ऑडिट है और उसके फायदे क्या है, और फायदे हो गए तो दिक्कत भी आएगी, इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है और लिमिटेशंस, और ये ऑडिट किन 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 एरिया के साथ जुड़ा हुआ है, रिलेशनशिप विद अदर फैक्टर्स, रिलेशनशिप कौन से एरिया के साथ है। जैसे ऑडिट इज रिलेटेड टू लॉ, ऑडिट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, ऑडिट इज रिलेटेड टू मैथ्स, ये सब डिस्कशन आपका रिलेशनशिप में आएगा। तो व्हाट आर द बेसिक में 7 क्वेश्चन का नाम, मेरे को 7 क्वेश्चन के नाम चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? ऑब्जेक्टिव, दूसरा स्कोप, तीसरा एस्पेक्ट्स, चौथा और पांचवा टाइप्स एंड एडवांटेजेस, और एडवांटेजेस के साथ में क्या आएगा? लिमिटेशंस, इनहेरेंट लिमिटेशंस। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा, दैट इज योर नथिंग बट विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप्स विद अदर लॉजिक्स एज सच। और स्टैंडर्ड्स में सर कितने पॉइंट है? 2 स्टैंडर्ड अपने को पढ़ने हैं, SA 210, SA 220 एंड SA 210। इसके जो सीक्वेंस है 220 210, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 220 पढ़ो या 210 पढ़ो, लेकिन ये लॉजिक रहेगा। और जब SA 220 पढ़ोगे इसके साथ SQC 1 साथ में ही है। SQC 1 कुछ याद है मालिक? SQC यानी स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। आपको अगर याद होगा, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल में मैंने आपको क्लियर किया था, ओके, दैट इज कवर्ड इन योर सिलेबस बिकॉज SQC नीड टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। SQC 1 ये आपके लिए पोर्शन रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू योर ओवरऑल स्ट्रक्चर। भारत माता की जय। समझ में आया मालिक? ये अपना पोर्शन है। ओके, तो सबसे पहले आपने, ये टेक्स्ट बुक में नहीं मिलने वाला है मालिक चार्ट, ये आपको बनाना पड़ेगा। और उसका लॉजिक भी है, टेक्स्ट बुक में अभी तक इसलिए नहीं है क्योंकि जो अभी ऑल टुगेदर अपने जो ये टेक्स्ट बुक के फॉर्मेट में डालने के लिए अपने पास लॉजिक्स एंड अदर थिंग्स से ज्यादा ओके मैं इसको थोड़ा सा लिखने में रहेगा, ताकि आप वो कंटेंट थोड़ा सा लिखने में रहोगे और उसके हिसाब से फॉर्मल वे से रिकॉल करने की कोशिश करोगे। तो टेक्स्ट बुक एक हो गई, और एक आपके हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए जो अपन बनाते रहेंगे नोट्स के थ्रू। ओके, वो आपने ध्यान रखने चाहिए। जैसे जैसे मैं कुछ नोट्स बनाऊंगा मैं आपको बताऊंगा ओके आपने कैसे फॉर्मेट फॉलो करना है, ताकि आपका रिवीजन नोट एक झटके में बन जाए। ओके, यानी आपका क्लास के साथ में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ओके, एनीवे मैं ये सारे नोट्स शेयर करूंगा वंस आवर लेक्चर कंप्लीट लेक्चर ओवर। जब तक कंप्लीट लेक्चर नहीं होता तब तक ये नोट्स शेयर करना मेरे लिए चैलेंज है। तो तब तक आप अपने रिवीजन करने के लिए आप अपने नोट्स बनाते जाइए मालिक। एवरीबडी क्लियर? ओके, फटाफट ये कर लीजिए। ओके, ये चार्ट बना लीजिए, फिर चालू करते हैं नोट्स ऑन चैप्टर 1। ओके, तो मेरे ख्याल से चैप्टर 1 का रिकॉलिंग पॉइंट सबको बैठ गया है।
सो मालिक, बेसिकली आपने सारे नोट्स बना लिए होंगे होपफुली। ओके, अभी आपको प्रोसीजर क्या करना है मैं वापस समझा देता हूँ, विच आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑन स्टार्टिंग पॉइंट ऑल्सो। ओके, राइट नाउ वी विल बी डिस्कसिंग, मेरे ख्याल से आपको समझ चुका है अभी स्ट्रक्चर कैसे पढ़ने वाले हैं। अपन चैप्टर 1 को रिकॉल करेंगे, टोटल 2 चीज में डिवाइड करेंगे, बेसिक्स और स्टैंडर्ड। ऐसे ही हर चैप्टर्स डिवाइड होंगे। ओके, बेसिक्स के अंदर अपन टोटल 7 क्वेश्चन करने वाले हैं। 7 क्वेश्चन कौन से होंगे? ओके, सबसे पहला होगा ऑब्जेक्टिव, दूसरा होगा स्कोप, तीसरा होगा एस्पेक्ट्स। फिर 2 होंगे कितने प्रकार के ऑडिट है और उसके इसमें उसके फायदे क्या है और उसके साथ में उसके लिमिटेशंस क्या है। एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए एडिशनल होगा, रिलेशनशिप्स क्या है। और स्टैंडर्ड में अपन 2 स्टैंडर्ड कवर करने वाले हैं, ऐसे 220 कवर करने वाले हैं और ऐसे 210 कवर करने वाले हैं। ये 2 स्टैंडर्ड आपके एडिशनल होने वाले हैं, ये अपन ने डिस्कशन कर लिया मालिक। ओके मालिक, अब अपन एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। जैसे ही मैं कुछ बना रहा हूं, अभी आप साथ साथ में आप उसको बनाने मत जाइए। ओके, कुछ भी नोट्स लिखा आई विल बी गिविंग यू ए टाइम। ओके, जहां पर आप, मैं अगर कुछ समरी बनाता हूं तो मैं आपको बोलूंगा कहां पर कॉपी करना है कहां पर नहीं करना है। ओके, आपके पास जो बुक है, नोटबुक है, अगर आप उसमें लिखना चाहते हो रनिंग नोट्स, आप, मैं बोलते जा रहा हूँ कुछ बनाता जा रहे हो, बनाइए, बेशक बनाइए। आई विल नॉट डिबेट ऑन दैट। द ओनली थिंग विच आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज बेसिकली जब मेरा इंटरेक्शन हो रहा है तो आप भी ट्राई करिए इंटरेक्शन होने की। अनलेस अंटिल आप इंटरेक्शन नहीं करोगे ना तो मालिक मेरे को समझेगा नहीं एक्चुअली हो कैसे रहा है। मतलब मेरे को समझेगा, मतलब आपको समझेगा नहीं, मेरे को तो समझना क्या, मेरा तो माँ कसम चला गया, दिन चला गया भाई। तो मतलब आपको ये कुछ कुछ चीजें मिस हो सकती है, तो इंटरेक्शन करिए, समझिए, लॉजिक लगाइए और उसके बाद आप कुछ नोट्स में अपडेट रखिए मालिक। ऐसे करिए मालिक। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? Okay, so let's start with your first question. Okay, as such, that is your first question will always be whenever I discuss. First, अपन ने definition of audit पढ़ चुके हैं. Along with this definition of audit, we'll be studying what are the objective of an audit. ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट आपके 2 थे, अगर आपको याद है तो रीजनेबल एश्योरेंस लेना है। रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, राइटिंग की धज्जियां उड़ चुकी है। रीजनेबल एश्योरेंस लेना है और दूसरा मुझे रिपोर्ट करना है मालिक, रिपोर्ट करना है। 2 चीज है। ओके, व्हाट आर द 2 ऑब्जेक्टिव? मैं ज्यादा इस पे लिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑल टुगेदर ये कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं अपन, ये समझ चुके हैं अपन लेक्चर 1 में। तो अपन एक बार नोट्स में देख लेते हैं। ओके, चैप्टर 1 के टेक्स्ट बुक क्या बोलती है। ओके, टेक्स्ट बुक का अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, कंसेप्ट वाइज देख लेते हैं। तो कम टू द टेक्स्ट बुक। ओके, ये है आपका चैप्टर 1, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ओके, सबसे पहला आता है डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। वी हैव डिस्कस दिस वन। ओके, क्या उसको रटना है सर? आप एक बार रीड मारिए, 2 बार रीड मारिए, उससे ज्यादा टाइम पास मत कीजिए एक ही डेफिनेशन पे। ओके, ये लॉजिक आप रखिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट। ओके, यहाँ पर आते हैं अपन मेन कंटेंट पे। ओके, यहाँ पर है। ओके, अब ये कहां पर दे रहा है? ओके, एज पर 200, ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बताता है। 200 को मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, हाल फिलहाल 200 को आप पेंडिंग रखिए, बिकॉज दिस इज नथिंग टू डू विद 200, एवरीथिंग इज नथिंग टू डू विद 200। 200 का सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आता है और वो अपन डिस्कशन करेंगे ऐसे 200 क्या बोलता है। ऐसे का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके, देख लीजिए। एज पर ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। वी आर वेरी क्लियर विद द वर्ड इंडिपेंडेंट ऑडिटर। इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ओके, आपको ऑलरेडी पता है, आपका ओपिनियन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपका इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्या है? Okay, is conducting an audit of financial statement. The overall objective of an auditor are, okay, what are the overall objective? First, to obtain reasonable assurance. ओके, रीजनेबल एश्योरेंस हमें ऑब्टेन करना है। आई डू थिंक सबको मालूम होगा रीजनेबल एश्योरेंस मतलब क्या है। रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, बट इट इज एन हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। What is an absolute assurance? 100% assurance is an absolute assurance. Reasonable assurance is anything which is an high level assurance. Okay, that is called a reasonable assurance. To obtain reasonable assurance about whether financial statements, FS, financial statement as a whole are free from material misstatement. एज ए होल को अभी आप पेंडिंग रखिए, एज ए होल के ऊपर ज्यादा डिस्कशन मत करिए क्योंकि वो कहीं पर भी उसका जब डिस्कशन आएगा तब मैं डिस्कशन करूंगा। ओके, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या डालोगे मालिक? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके टोटल ओके कितनी चीजें जाएगी मालिक? 4 चीजें जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बैलेंस शीट जाएगा, बैलेंस शीट जाने वाला है, पीएनएल जाएगा, नोट्स जाएंगे और कैश फ्लो जाएगा। याद आया मालिक? ये 4 चीजें आपकी जाने वाली है, बैलेंस शीट, ओके, पीएनएल, नोट्स एंड कैश फ्लो। ये आपको ध्यान रखना है। इसके वर्डिंग थोड़ी देर बाद चेंज करेंगे, लेकिन टू द एक्सटेंट आप अभी के लिए ध्यान रखिए। ओके, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ओके, मिसस्टेटमेंट ने एक्सप्लेन कर दिया है, जो होना चाहिए, जो है, दोनों में जो डिफरेंस है वो मिसस्टेटमेंट है। और मटेरियल मतलब डिपेंड्स ऑन जजमेंट। ओके, जो आपको इन्फ्लुएंस करेगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मटेरियल एज पर आवर ऑडिट लॉजिक? एनीथिंग व्हिच इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर।
एनीथिंग विच इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर। इकोनॉमिक स्पेंडिंग एक्टिविटी जो अपनी बोलते हैं, अपन करते हैं, उसके ऊपर कुछ इंपैक्ट आ रहा होगा मेरे डिसीजन मेकिंग की वजह से, दैट इज नथिंग बट विथ रिस्पेक्ट टू योर मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब होता है एनीथिंग विच इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर, दैट इज कॉल्ड मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। आई डू थिंक एवरीबडी क्लियर। भारत माता की जय। यहां तक तो मेरे ख्याल से सबको झिप जाना चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दूसरा पॉइंट बी, टू रिपोर्ट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओके, यानी हमें रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट, वी नीड टू रिपोर्ट, ये मैंने आपको बता दिया। एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय SA, यानी हमें जो रिपोर्ट करना है और हमें जो कम्युनिकेशन करना है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, वॉटेवर है, ये अपनी मर्जी से नहीं करना है। आपको मन में आ रहा है वैसे आप रिपोर्ट नहीं करोगे, ये जैसे बताया गया है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में वैसे आप रिपोर्ट करोगे। ओके, जिस प्रकार स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एक्सप्लेन करेगा उस प्रकार आपने रिपोर्ट करना चाहिए। दैट्स इट, दिस इज योर बेंचमार्किंग। ओके, इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर फाइंडिंग, दैट्स इट, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिट। तो मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 101%। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन का नहीं है मेरे भाई, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने का सवाल नहीं उठता, लेकिन ये बैकग्राउंड है, इसके बिना कुछ भी चीजें समझना नामुमकिन है भाई। ओके, दिस इज व्हाट योर फर्स्ट बेसिक लॉजिक इज देयर। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट पॉइंट पे अपन इसको क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट अपना ऑलरेडी हो चुका है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव इन ऑडिट? तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव इन ऑडिट? ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज टू प्रोवाइड अ रीजनेबल एश्योरेंस, टू ऑब्टेन ए रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम, एज ए होल डिस्कशन बाद में रखेंगे, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंड टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद SAS। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ठीक है, ये हो गया तेरा पहला क्वेश्चन, ओके, विद रिस्पेक्ट टू ऑडिटिंग। Okay, what is an objective audit? The second question is about scope of an audit. Scope of an audit. Scope of an audit. ठीक है मालिक। अगेन ए गुड कैंडिडेट टू अंडरस्टैंड। ओके, सो अगेन ए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाली बात है, और यहां से अपन धीरे 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 थोड़ी सी ऑडिटिंग की लैंग्वेज में बढ़ेंगे। मैं वापस आपको बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली जब तक अपन पूरा ऑडिट अगर समझना है, ओके, और 100% एक चैप्टर खत्म होने के बाद पूरा ऑडिट समझ में आ जाएगा। वो कौन सा चैप्टर है? वो चैप्टर 4th है। जैसे मैं चैप्टर 3 और 4th का कॉन्सेप्ट एक साथ में खत्म कर दूंगा, उस टाइम पे 100% आपको पूरा ऑडिट इमेजिनेशन में बैठ जाएगा। दैट फॉर श्योर, आई बेट ऑन इट। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको बैकग्राउंड तैयार करते जाएगा। ओके, ये सारे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहीं पर भी अभी ऐसे से रिलेटेड नहीं है। ओके, जो भी अपन बात कर रहे हैं, ये जो बेसिक के क्वेश्चन है कहीं पर भी ऐसे से रिलेटेड नहीं है, ये आपके मॉड्यूल के इंस्टीट्यूट ने डाले हुए क्वेश्चन है, जो आपको ध्यान रखने मालिक। ओके, मेरे ख्याल से एवरीबॉडी क्लियर। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ एन ऑडिट, हाउ मेनी स्कोप ऑफ ऑडिट आर देयर? कितने स्कोप के हैं, कितने पॉइंट्स है स्कोप ऑफ ऑडिट में? 7 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 7 पॉइंट्स नीड टू बी टेकन केयर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समझा दूं स्कोप मतलब क्या है, क्या क्या एरिया कवर किया जाएगा। तो स्कोप का आप और एक नाम याद रखना, एरिया। क्या क्या एरिया आप कवर करोगे, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होगी, स्कोप। हाउ मेनी स्कोप ऑफ ऑडिट आर देयर? 7। ओके, एक बार अपन देख लेते 7 पॉइंट क्या क्या है, 7 पॉइंट किस तरह से है। ओके, और इसको अगर आपको अपडेट करना रहा, ओके, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद अपन टेक्स्ट में जाते हैं, और उसके बाद अगर आपको लिखना रहा तो टेक इट 2 मिनट्स। ओके, ज्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे ही मैं स्क्रीन लेके आऊंगा, जो ये पॉइंट की है उसमें आप पॉज करना और उसके बाद बना लेना। दैट्स इट, दिस इज हाउ यू कैन डू इट आउट। ओके, स्कोप ऑफ ऑडिट अपन बात करते हैं 7 पॉइंट में। ओके, 7 पॉइंट में स्कोप ऑफ ऑडिट क्या क्या बोलता है। ओके, पहला स्कोप ऑफ ऑडिट, सबसे पहला स्कोप ऑफ ऑडिट है कि ऑडिटर ने सारे एस्पेक्ट, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ शुड बी कवर्ड बाय एन ऑडिटर। जब भी वो फाइनेंशियल ऑडिट करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड ऑडिट करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो जो चीजें रिलेटेड है, जो जो एस्पेक्ट्स रिलेटेड है, वो सारे उसने कवर करने चाहिए। Okay, he should cover all the aspects which are related to financial statement. एग्जाम्पल, डेटर्स को उसने चेक करना चाहिए, क्रेडिटर्स को उसने चेक करना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी की बात होगी, जो जो आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहे होंगे वो सारे आइटम्स उसने चेक करने चाहिए, बात खत्म। ही शुड बी एकदम, ही शुड, जिसने ऑडिट ऐसा करना चाहिए जिसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर हो। ही शुड कवर ऑल एस्पेक्ट्स इन ऑडिट। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने कहीं पर भी ये वर्ड यूज नहीं किया 100% ऑडिट करना चाहिए, मैंने बोला उसने ऑल एस्पेक्ट्स कवर करने चाहिए। ओके, यहां पर वो कुछ एस्पेक्ट ज्यादा ऑडिट करेगा, कुछ एस्पेक्ट्स को कम ऑडिट करेगा, लेकिन ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं होगा जिसको ऑडिट नहीं करेगा, ये आप समझिए। ओके, दैट इज व्हाट आवर डिस्कशन शुड कम इनटू पिक्चर, दैट ही शुड कवर ऑल द एस्पेक्ट्स, सारे एस्पेक्ट्स। अब आप बोलोगे सर एस्पेक्ट्स कौन से रहेंगे, अगला क्वेश्चन है ना मालिक,
अगला क्वेश्चन क्या है, एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट। ओके, तो अपन देखेंगे जब अगला क्वेश्चन जाएगा तो उसमें और रहेगा, और पॉइंट्स समझेंगे अपन, डिटेल में समझेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं सारे एस्पेक्ट्स उसने कवर करने चाहिए, पीएनएल, बैलेंस शीट, ट्रांजैक्शन जो है, जो पीएनएल में जा रहे हैं जिसकी वजह से लेजर्स, ट्रायल बैलेंस सब बन रहे हैं, ट्रांजैक्शन को चेक करना चाहिए, लाइबिलिटीज बराबर चेक करनी चाहिए, एसेट्स, ये सारी चीजें उसने चेक करनी चाहिए। ये पहला पॉइंट है उसका। दूसरा पॉइंट, मेरे को बताओ व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव फॉर एन ऑडिटर। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव उसको रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना था। ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करके क्या दे रहा था? वो रिपोर्ट बना रहा था। रिपोर्ट बना रहा था मतलब कहीं ना कहीं ओपिनियन दे रहा था मालिक। इसीलिए वो जो ओपिनियन देगा, आप समझिए, कंटेंट समझिए, ओपिनियन देगा, जो वो ओपिनियन देगा, सेकंड पॉइंट एकदम क्लियर बोल रहा हूं, उसका मेन स्कोप है टू, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू फॉर्म एन ओपिनियन। उसको ओपिनियन फॉर्म करना है। उसका और एक स्कोप में ये है कि उसने ये देखना है, ही शुड बी very much satisfied, he should be satisfied himself, that okay, जो भी डेटा लिया है, जो भी डेटा लिया है उसका सोर्स, जो भी डेटा लिया है उसका सोर्स उसके लिए रिलायबल होना चाहिए, सोर्स रिलायबल होना चाहिए। आई डू थिंक मेरे को अभी ये वर्ड समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अभी आपको सबको मालूम होना चाहिए रिलायबिलिटी मतलब क्या है। आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको हाफ एन आवर पहले समझाया था, रिलेवेंस एंड रिलायबल, याद आया मालिक? ओके, यानी जो भी डॉक्यूमेंट वो लेगा, जो भी, देखो उसको ओपिनियन फॉर्म करना है, वो ओपिनियन जब फॉर्म करेगा उसके लिए जो जो डेटा लेगा, जो जो इंफॉर्मेशन लेगा, वो इंफॉर्मेशन या डेटा, उसका सोर्स जो होना चाहिए वो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबिलिटी मैटर्स अ लॉट, ओके, एंड रिलायबिलिटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑडिट में। अगर ऑडिट एविडेंस जो ऑब्टेन की है, या इंफॉर्मेशन जो ऑब्टेन की है, या जो सोर्स जिससे आपने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की है वो रिलायबल नहीं है, ओके, आपको नहीं लगता आपके लिए कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगा आपके ओपिनियन पे। इसीलिए सेकंड स्कोप में ये बोल रहा है, ओके, सारे के सारे सोर्स अपने ध्यान में रखने चाहिए, सोर्स शुड बी रिलायबल। ये आपका स्कोप है, सेकंड पॉइंट, स्कोप। आपको देखो, स्कोप में मतलब मेरे को एंश्योर करना पड़ेगा, मेरे को एंश्योर करना पड़ेगा, ये एंश्योर करना पड़ेगा, ये मेरा एरिया है भाई, मेरे को देखना होगा स्कोप रिलायबल है कि नहीं है। ये सेकंड पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट मैंने एंश्योर करना चाहिए भाई, जो जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज्ड की है क्या, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर बरोबर दिया है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? जो भी डिस्क्लोजर है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, ओके, जिसके भी हिसाब से होगी, वो डिस्क्लोजर बरोबर है कि नहीं है, दैट्स इट। ये तीसरा तीसरा स्कोप है। तो फर्स्ट क्या बोलता है, देखो लॉजिकली जाना है, एकदम लॉजिकली, एंड डोंट वरी अबाउट द कंटेंट। सर थियरी इतनी सारी है, सब चीज एकदम, मैंने आपको क्या बोला, पहले दिन भी बोला, ये तोड़ रट जाएगा, एकदम फटाफट रट जाएगा, फटाफट रिवीजन हो जाएगा यार मालिक, नॉट अ बिग डील एट ऑल, कोई भी बहुत बड़ा बात नहीं है ये। ओके, तो लॉजिकली ध्यान रखना एकदम, आप मेरे सीक्वेंस में कॉन्सेप्चुअली देखो, मैं भी जब याद रख रहा हूं आंसर तो मेरे भी लॉजिक के कई सीक्वेंस बैठे होते हैं, वही सीक्वेंस मैं तुम लोगों में डेवलप करने की कोशिश करता हूं, और यही डेवलप हो गया ना, तो मैं आपको बोल रहा हूं आधी रात को नींद में भी उठाया ना तो वो सीक्वेंस अपने आप घूमता है भाई। और लास्ट में मैं सीक्वेंस एक्शन से याद रखूंगा, एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन जो पॉइंट होंगे, लेकिन मैं 100% वो एंश्योर करूंगा कि भाई तुम्हारा सीक्वेंस से याद रहे भाई। सबसे पहला पॉइंट, ओके, उसने सारे एस्पेक्ट्स कवर करने चाहिए, ठीक है मालिक। दूसरा पॉइंट, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो ओपिनियन देने वाला है उसके लिए जो इंफॉर्मेशन लेगा उसका सोर्स रिलायबल है कि नहीं वो चेक करना चाहिए, ठीक है मालिक। तीसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब खोलेगा 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 तो सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए, वो डिस्क्लोज है कि नहीं वो चेक करिए मालिक। ये आपका स्कोप है मालिक, स्कोप है, ठीक है मालिक। ओके, चौथा पॉइंट, उसने असेस करना चाहिए। अब यहां पर इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है असेसमेंट। सर ही नीड टू परफॉर्म द असेसमेंट। असेसमेंट करना मतलब क्या करना, पता करना, पता करना, पता करना, पता करना, एसेस। ओके, अपन अपने आप को एसेस करते हैं, जब अपन खुद टेस्ट सीरीज देते हैं तो वी एसेस, when we give examinations, okay, there is an assessment। assessment मतलब okay, टेस्ट करना, पता करना, पता करना, okay, assess करना। सर एसेस क्या करना, ऑलरेडी यू आर अवेयर, दो चीजें अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो एसेस में, ओके, सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस, याद आया क्या मालिक? ओके, उसने एसेस करना चाहिए सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस, ओके, सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड एप्रोप्रिएटनेस में मोर कंसर्न, वी आर मोर कंसर्न विथ रिलायबल, we are more concerned with reliable, we are more concerned with reliable। he should assess sufficiency and appropriateness, यानी reliability of information he is obtaining। और दो चीज में ये इसने देखना चाहिए, ओके, जिसका जो ये पूरा असेसमेंट होना चाहिए उसके दो एरिया में होने चाहिए। सबसे पहला एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसने अकाउंटिंग सिस्टम का असेसमेंट बरोबर करना चाहिए, और साथ में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का असेसमेंट बरोबर करना चाहिए। आईसीएस का फुल फॉर्म आप याद रख लीजिए, ये शॉर्ट फॉर्म मैं यूज करता हूं, ओके, अकाउंटिंग सिस्टम, एंड आईसीएस का फुल फॉर्म है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम।
अब कोई जो ऑलरेडी ईएस पढ़ चुका है, ही विल बी अवेयर अबाउट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। लेकिन अगर कोई ईएस नहीं पढ़ा हुआ है या कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में दिक्कत आ रही होगी, डोंट वरी, थोड़े टाइम बाद मैं उस चीज को क्लियर करूंगा। जैसे ही पर्टिकुलर चैप्टर में जाएंगे, ओके, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में जाएंगे, उस टाइम पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे बात करेंगे मालिक। तो राइट नाउ ओके, यहां पर ऑडिटर ने क्या एसेस करना चाहिए? ऑडिटर ने एसेस करना चाहिए जो वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहा है वो सफिशिएंट है और एप्रोप्रिएट है। और ये असेसमेंट कैसे करेगा? ये दो चीजों से करेगा। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझेगा, अकाउंटिंग सिस्टम को समझेगा। किसके? क्लाइंट के, हमारे नहीं। क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे है, अकाउंटिंग सिस्टम कैसे है, और साथ में वो पता करेगा ओके जो ऑडिट प्रोसीजर, बेस्ड ऑन दैट वो अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। बेस्ड ऑन दैट वो अपने क्या परफॉर्म करेगा? ऑडिट प्रोसीजर। ओके वो अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। ये दो चीज के बेसिस पे वो सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस अचीव करेगा। सर ये क्या लॉजिक हुआ? लॉजिक एकदम सिंपल है मालिक। ओके वापस बता रहा हूं। ओके उसका मेन स्कोप क्या है? उसको असेसमेंट करना है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यार सफिशिएंसी एप्रोप्रिएटनेस मेरे हिसाब से होगा। ऐसा नहीं होगा। 100% कहीं ना कहीं वो जजमेंटल है। जजमेंटल है। ज्यादा एक्सपीरियंस होगा और कम एक्सपीरियंस होगा, दोनों में डिफरेंस आएंगे मालिक। जजमेंटल है। आई एम नॉट डिबेटिंग ऑन दैट, बट अंडरस्टैंड द पॉइंट। सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस को इवैल्यूएट करने के लिए तुमने दो एस्पेक्ट्स कवर करने चाहिए। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और अकाउंटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का कैसा है, और उसके बेसिस पे आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए। अब जस्ट मैं आपको खाली छोटा सा हिंट दे सकता हूं। हिंट मतलब एक छोटा सा पॉइंट समझा सकता हूं अभी। अगर इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा है, इंटरनल कंट्रोल, अब वापस वही बात आती है सर इंटरनल कंट्रोल मतलब क्या? ओके तो मैं ज्यादा डेफिनेशन में नहीं घुस रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन इंटरनल कंट्रोल मतलब क्या? ओके इसका मतलब एरर और फ्रॉड होने के चांसेस ऑर्गेनाइजेशन में कितने हो सकते हैं। कंट्रोल तोड़ होगा तो एरर एंड फ्रॉड होने के चांसेस कम होंगे। कंट्रोल वीक होंगे तो एरर और फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा होंगे। मैं वापस बोल रहा हूं, कंट्रोल तोड़ होगा तो एरर एंड फ्रॉड होने के चांसेस कम होंगे, और कंट्रोल वीक रहेगा तो एरर एंड फ्रॉड होने के चांसेस ओके कम होंगे। ये अंडरस्टैंड कीजिए आप मालिक, ये अंडरस्टैंड कीजिए। प्लीज डू अंडरस्टैंड, प्लीज डू अंडरस्टैंड। ये पॉइंट आप समझिए। ओके जितना तोड़ कंट्रोल है उतने एरर और एरर होने के चांसेस कम। ओके जितना वीक का कंट्रोल है, वीक मतलब कंट्रोल बहुत कमजोर है, तो एरर होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब थोड़ा डॉट पर लगाइए। अब मेरे को बताइए, अगर कंट्रोल तोड़ है तो तुम ज्यादा प्रोसीजर्स, उस पॉइंट के लिए तुम्हें ज्यादा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं होगी। और कंट्रोल अगर वीक है तो तुम्हें प्रोसीजर करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। ओके देखो कंट्रोल अगर वीक है तो इसका मतलब एरर और फ्रॉड हुए रहेंगे मालिक। और हुए चांसेस बोल रहा हूं, हुए रहेंगे, रहेंगे चांसेस बोल रहा हूं, है ही नहीं बोला मैंने। हो सकते हैं, हुए रहेंगे। ओके पॉइंट समझिए। तो फिर आप ऑडिट प्रोसीजर बहुत ज्यादा कीजिए, बहुत ज्यादा सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस देखिए। लेकिन अगर कंट्रोल तोड़ है तो भाई ओके एरर और फ्रॉड होने के चांसेस कम है, तो इसमें मैं बोल ही नहीं रहा हूं प्रोसीजर नहीं करने हैं, प्रोसीजर करने हैं, लेकिन डिपेंड ऑन दैट मैं प्रोसीजर कम कर सकता हूं। एंड दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। असेसमेंट करिए उसका, ये तेरा स्कोप है, ये तुझे करना है, तू डिसाइड करेगा एज ऑडिटर। मैं वापस बोल रहा हूं, ऑडिटर का स्कोप मतलब क्या 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 एरिया में बात कर रहे हैं अपन। ऑडिटर, ऑडिटर सबसे पहले ऑल द एस्पेक्ट्स कवर करने हैं। अभी एस्पेक्ट बोलोगे तो आगे दिखेगा, अगले क्वेश्चन में दिखेगा। सेकंड, ऑडिटर तेरे को ये ओपिनियन देना है, तो ओपिनियन के लिए जो भी सोर्स या डेटा होगा वो रिलायबल होना चाहिए। तीसरा, ऑडिटर डिस्क्लोजर जो भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तोड़ पूरे के पूरे दिखने चाहिए। चौथा, ऑडिटर तुझे असेसमेंट करना होगा, किसका? सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस का। और ये असेसमेंट कैसे करेगा? तू ये दो चीजों से करेगा। सबसे पहले तू देखेगा ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल सिस्टम कैसे है, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, और इसके बेसिस पे अपने प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। तो इसका मैंने लॉजिक लिंक मैंने बता दिया आपको, लिंक मैंने बता दिया, इंटीग्रेट करके बता दिया कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तोड़ है तो प्रोसीजर थोड़े से कम रहेंगे, इंटरनल कंट्रोल वीक है तो प्रोसीजर बहुत ज्यादा होंगे। यही अपने को ऑडिट में करना रहेगा। दिस विल डिस्कसिंग इन ऑडिट। ये हुआ तेरा असेसमेंट। इसके बाद तेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो चीजों से मैच होना चाहिए। पहला पॉइंट, ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी इन पार विद अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मालिक मेरे ख्याल से एवरीबडी एग्री, ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखती है, ट्रायल बैलेंस होता है, लेजर्स होता है। ओके उसके बेसिस पे पीएनएल एंड बैलेंस शीट बनते हैं, एडजस्टमेंट के डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं। ओके तो आपको क्या करना होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का बरोबर चेकिंग करना होगा। यानी एग्जांपल, अगर वो लोग बोल रहे हैं कि डेटर में मिस्टर ए है जिसका 10 लाख रुपए बाकी है, तो आपने क्या सीधा 10 लाख ओके 10 लाख चेक कर लिया हो गया? ऐसा नहीं होगा। मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए का 10 लाख क्यों बाकी है? क्योंकि उससे कहीं ना कहीं सेल किया होगा। ओके तो मेरे को बताओ, मिस्टर ए का डेटर का सेल्स की एंट्री दिखाओ, सेल्स की एंट्री के साथ में उसका कोई बैंक स्टेटमेंट में कुछ पैसा आया है या कैश में कुछ पैसा आया है वो चेक करो। यानी आप क्या करोगे, मिस्टर ए का लेजर बैलेंस देखोगे। ओके लेजर बैलेंस के बाद आप वेरीफाई करोगे एंड बाय व्हाटएवर शेड्यूल्स में क्या दिया है, किधर दिया है, ये वेरीफाई करना होगा। दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये तेरा स्कोप होगा।
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड मैच विद अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये तेरा लॉजिक होगा, पहला पॉइंट ये तेरे को नोट रखना होगा। और दूसरा सिनेरियो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से बनने चाहिए मालिक, अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से बनने चाहिए। और अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर ज्यादा डिबेट नहीं करेंगे अपन, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसीज यू आर ऑलरेडी अवेयर डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगा, कोई इंडेज फॉलो करेगा, कोई आईएफआरएस फॉलो करेगा, विच एवर अकाउंटिंग पॉलिसी है, हमको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से चाहिए मालिक। ये हुआ तेरा स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है मालिक, ये हो गया। और इसके बाद ओके लास्ट दोनों पॉइंट ज्यादा हेडेक नहीं है मालिक, ज्यादा हेडेक नहीं है, मेक इट श्योर अंडरस्टैंड। ओके आउट ऑफ स्कोप, आउट ऑफ जो भी आउट ऑफ स्कोप है, जो भी आउट ऑफ स्कोप है उस एरिया को छेड़छाड़ नहीं करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आउट ऑफ स्कोप है उस एरिया को छेड़छाड़ नहीं करेगा, एंड वेरी 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 टेक्निकल पॉइंट यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ओके लेट अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। आउट ऑफ स्कोप है सर, उसको छेड़छाड़ नहीं करेगा, एग्जांपल बोल रहा हूं। ओके आप समझिए, ओके एग्जांपल, आप मेरे एटी एकेडमी का आप ऑडिट कर रहे हो, एटी एकेडमी का ऑडिट, एटी का ऑडिट कर रहे हो। एटी के ऑडिट में एज्यूम करते हैं अभी ये क्लासरूम है, क्लासरूम में मैंने माइक सिस्टम डाला है, स्पीकर सिस्टम डाला है 2 लाख का। ओके स्टूडियो मास्टर का सिस्टम आता है, ओके 2 लाख का आता है। ओके उसी आहूजा का भी सिस्टम आता है जो 25,000 20,000 25,000 के रेंज में आता है। अभी आप पीएनएल बैलेंस शीट में देख रहे हो अमित तातेड़ ने, ओके पीएनएल बैलेंस शीट सॉरी बैलेंस शीट में देख रहे हो, ओके बैलेंस शीट में देख रहे हो कि एसेट्स के अंदर अमित तातेड़ ने स्पीकर सिस्टम डाले हुए हैं, ठीक है मालिक 2 लाख के, और उसको डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। अब आपका काम क्या होगा, आप अमित तातेड़ से आप मेरे पास आओगे, आप मुझे आप बोलोगे कि भाई अमित तातेड़ मेरे को बता तूने सच्ची में स्पीकर खरीदे है या फर्जी एक्सपेंडिचर है। मैं बताऊंगा देख भाई यार सच्ची में ओके स्पीकर खरीदे हुए हैं, फर्जी एसेट है। मैं बताऊंगा देख स्पीकर खरीदे हुए हैं, फिर मैं क्या दूंगा आपको, रिसीट दूंगा। ओके फिर आप ये भी मांगोगे मेरे को बताओ बैंक से पेमेंट गया है कि नहीं गया है, मैं बताऊंगा पेमेंट गया है या तो क्रेडिटर खड़ा है, आइदर ऑफ इट मैं आपको वो बताऊंगा। बहुत बहुत सारे वे होंगे आपसे, आप वेरीफाई करो ना कौन मना कर रहा है। आप देखिए 2 लाख ही खर्चा हुआ है या 2 लाख से कम हुआ है या 2 लाख से ज्यादा हुआ है। अमित तातेड़ उल्लू तो नहीं बना रहा है, क्या 4 लाख रुपए स्पीकर में डाले या क्या 1 लाख रुपए डाले और अमित तातेड़ 2 लाख बता रहा है, ये चेक कीजिए, ये आपका स्कोप आता है मालिक। लेकिन ओके डोंट क्वेश्चन मी अबाउट व्हाट सर, आप ऐसा मुझे आके मत बोलिए अमित सर 10,000 में 20,000 में आहूजा ले सकते थे, 2 लाख खर्चा क्यों किया? Why did you did the expenditure of 2 lakhs जबकि 20,000 में काम हो सकता था? This is not your scope. डोंट टेल मी मेरे बिजनेस के लिए मैंने क्या करना चाहिए, मैंने बिजनेस के लिए क्या करना चाहिए, ये आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड कुछ है तो आप मेरे को बताइए, आप क्वेश्चन कीजिए। 2 लाख का एक्सपेंडिचर है, उसके डिटेल मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन आप मेरे को क्वेश्चन मत कीजिए 2 लाख क्यों किया, वाई 2 लाख, वाई नॉट 20,000। दिस इज आउटसाइड द स्कोप एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली यू शुड अंडरस्टैंड। ये आपको समझना है, यू आर नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यार, यू ऑडिटर डज नॉट हैव दैट पावर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। यू आर नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जहां पर तुम सब इन्वेस्टिगेशन करने वाले हो। भारत माता की जय लग जाएगी भाई। ओके और अगर तुमने क्लाइंट को मुझे आके पूछा 2 लाख का क्यों किया, मैं बोलूंगा चल भाई फिर तेरे को खर्चा दे रहा हूं, ओके तेरे को दे रहा हूं मैं, फीस दे रहा हूं, वो ही नहीं दूं मैं, ओके फिर भी वो बचा लू, मैं ही खुद ऑडिट कर लू, ऐसा थोड़ा ना होगा मालिक। तो डोंट रेज द क्वेश्चन विच इज आउटसाइड द स्कोप। भारत माता की जय, एवरीबॉडी क्लियर मालिक। एंड आखिरी कॉन्सेप्ट, अगर कोई क्लाइंट कंस्ट्रेंट डाले, अगर कोई क्लाइंट कंस्ट्रेंट डाले तेरे स्कोप में, अगर क्लाइंट कोई स्कोप में कंस्ट्रेंट डाले तो एंश्योर कर कि तू उसको क्वालिफाइड ओपिनियन दे डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस। नाउ व्हाट इज अ क्वालिफाइड ओपिनियन, 5-6 लेक्चर 6-7 लेक्चर के बाद आएगा। बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि ओपिनियन को मैं चेंज करूंगा कि भाई यार गलत है, सही नहीं है। कंस्ट्रेंट डाले मतलब क्या सर, एग्जाम्पल ओके मैं आपने क्या बोला, अपना एग्जाम्पल क्या चल रहा था, 2 लाख का रिसीट दिखाई है, मैं बोला 2 लाख की रिसीट नहीं है, रिसीट ही नहीं दी उसने। आप बोले वो 2 लाख को पेमेंट कब किया है, मैं मालूम नहीं, हवे में पेमेंट किया है, मैं बता ही नहीं सकता, मैं दूंगा ही नहीं। ओके स्कोप को लिमिट कर रहा हूं मैं, क्या बोला, तुम मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि 2 लाख क्यों खर्चा किया, लेकिन 2 लाख के लिए एविडेंस तो मांग सकते हैं ना मुझसे। ये 2 लाख के लिए जो एविडेंस मांगोगे ना, अगर मैंने उसमें कुछ नहीं दिया आपको, मैं कुछ डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं एज ए मैनेजमेंट सुपेरियरिटी बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं नहीं दूंगा, ये मैं कुछ कंस्ट्रेंट डाल रहा हूं, रेस्ट्रिक्शंस डाल रहा हूं, तो आपको एंश्योर करना होगा कि यहां पर ओके आपको क्वालिफाइड ओपिनियन देना चाहिए। दिस इज समथिंग विच इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन, व्हाट आर द स्कोप ऑफ एन ऑडिट विच नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, व्हाट आर द एरियाज टू बी कवर्ड। ओके स्कोप और एरिया,
स्कोप और एरिया, ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। तो स्कोप में आपके क्या क्या आएगा, स्कोप में आपके क्या क्या आएगा। स्कोप का सिनेरियो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 7 पॉइंट आप कैसे याद रखोगे। सबसे पहला स्कोप क्या होगा, सबसे पहला स्कोप होगा सारे एस्पेक्ट कवर करना। सेकंड स्कोप होगा आपको ओपिनियन देना है, तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल है। तो पहला पॉइंट है, ओके याद रखना, पहला पॉइंट मैं देखो वर्ड से याद रखने के बोल रहा हूं मालिक। सबसे पहला पॉइंट आपके लिए होगा सारे एस्पेक्ट्स। दूसरा पॉइंट रिलायबल, ओके जो भी सोर्स होगा वो रिलायबल हो। तीसरा पॉइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारे डिस्क्लोजर हो। थर्ड पॉइंट डिस्क्लोजर। फोर्थ पॉइंट एसेस करो, असेसमेंट करो सर किसका, सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस। वो असेसमेंट हम कैसे करेंगे, दो तरह से। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे ओके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, और दूसरा हम देखेंगे प्रोसीजर परफॉर्म कैसे किए। ओके नेक्स्ट पॉइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये तेरे को दो चीज चेक करनी है। और उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आउटसाइड द स्कोप तू कुछ नहीं करेगा। और लास्ट पॉइंट ओके जो लिमिटेशंस है, ओके अगर कुछ लिमिटेशन डाले, कुछ कंस्ट्रेंट डाले किसने, क्लाइंट ने, तो वो कंस्ट्रेंट के हिसाब से रह के तू काम करेगा। ओके तू अपना ओपिनियन उस हिसाब से मॉडिफाई करेगा। तू उसमें अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं देगा, तू क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। भारत माता की जय। समझ में आ रहा मालिक, मेरे ख्याल से आत्मा क्लियर है, ये पॉइंट पक्का समझा। दिस इज समथिंग विच इज स्कोप ऑफ ऑडिट। मेरे को बताइए फटाफट स्कोप ऑफ ऑडिट। ओके हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, 7 पॉइंट। और देखो पहला कॉन्सेप्ट समझने का, कॉन्सेप्ट समझने के बाद इसको लास्ट पॉइंट रटना ही है, क्योंकि ये पॉइंट अपने को रटोफाई करके सारे सब सीक्वेंशियली रटते हैं। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली रट रहे हो, ओके आप सीक्वेंशियली रट रहे हो और कॉन्सेप्चुअली जा रहे हो, तो आराम से याद आएगा। सबसे पहला सारे एस्पेक्ट्स कवर कीजिए, खाली कीवर्ड बताइए मेरे को, खाली कीवर्ड सारे एस्पेक्ट्स कवर कीजिए, परफेक्ट। सेकंड पॉइंट सोर्स कैसा होना चाहिए, रिलायबल, परफेक्ट। तीसरा पॉइंट ओके एफएस में क्या होना चाहिए, डिस्क्लोजर, जो जो लॉ की रिक्वायरमेंट है सब डिस्क्लोज होनी चाहिए, परफेक्ट। चौथा पॉइंट तूने अपने आप के लिए क्या करना चाहिए, असेसमेंट करना चाहिए। सर किसका, दो चीज का, सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस। एप्रोप्रिएटनेस की जगह वर्ड क्या है, रिलायबिलिटी, और ये दो चीज से करेगा। ओके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझेगा और अपने प्रोसीजर डिसाइड करेगा। आत्मा क्लियर है। ये होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है, पांचवा सिनेरियो। तेरे को ये एंश्योर करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीजें हैं। पहली बात अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के साथ मैच करना है, और दूसरा पॉइंट अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से बनेगी नहीं है। और लास्ट पॉइंट, लास्ट दो पॉइंट, आउटसाइड द स्कोप में कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, जो भी चीज होगी वो आउटसाइड द स्कोप उसको छेड़ेगा नहीं। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट ओके कंस्ट्रेंट्स अगर कुछ डालता है मैनेजमेंट, कुछ लिमिटेशन डालता है, कंस्ट्रेंट डालता है, ओके वो कंस्ट्रेंट्स या लिमिटेशंस ओके तेरे को ओपिनियन को चेंज करना पड़ेगा। दैट्स इट, दिस इज व्हाट योर आंसर इज। ओके सो दो क्वेश्चन, पहले वाले दो क्वेश्चन अपने खत्म हो गए। ओके ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, स्कोप खत्म हो गया। मेरे ख्याल से एवरीबॉडी क्लियर विद ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप पक्का समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट दो, ओके रीजनेबल एश्योरेंस एंड रिपोर्ट। ओके स्कोप ऑफ ऑडिट 7। ओके तो एक बार अपन स्कोप ऑफ ऑडिट को देख लेते, कंटेंट वापस। अभी मैं सिर्फ कंटेंट कीवर्ड में जाता हूं मालिक, कीवर्ड के हिसाब से आप देखिए। ओके फटाफट इसको अपडेट कर लीजिए, आप अपने नोट्स में आप अपडेट कर लेना। ओके और फटाफट इसको आज रट लेना मालिक। स्कोप ऑफ ऑडिट द फॉलोइंग पॉइंट्स मेरिट कंसिडरेशन इन रिगार्ड टू द स्कोप ऑफ ऑडिट, यानी यही पॉइंट्स मेरिट बेसिस पे, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं स्कोप में डालने लायक, लेकिन मेरिट कंसिडरेशन पे यानी बहुत टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के बेसिस पे हम लोग को लगता है ये पॉइंट्स होने चाहिए। पहला, द ऑडिट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड टू कवर एडिक्वेटली all aspects of the enterprise relevant to the financial statement being audited. Perfect, तो all aspects cover होना चाहिए। To form an opinion of financial statement, okay, यानी opinion मुझे form करना है। The auditor should be reasonably satisfied to whether the information contained in underlying accounting record is reliable and sufficient. Okay, यानी याद रखना। Okay, second point में मुझे opinion form करना है, ये मेरा scope है। Scope क्या है मेरा, opinion form करना है, लेकिन opinion form करते वक्त मेरे को ensure करना है कि जो जो information मिल रही है वो reliable और sufficient है कि नहीं है। आत्मा क्लियर है मालिक, परफेक्ट। तीसरा, इन फॉर्मिंग हिज ओपिनियन द ऑडिटर शुड आल्सो डिसाइड वेदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड। जो भी ओपिनियन देगा, जो भी पॉइंट होगा, उसने ये देखना है कि सारी इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो सारी की सारी डिस्क्लोज की हुई है कि नहीं की हुई है। ओके जो लॉ के हिसाब से डिस्क्लोजर चाहिए, वो जो चाहिए वो सब डिस्क्लोज चाहिए व्हाइल फॉर्मिंग एन ओपिनियन। यस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेक श्योर, ये अंडरस्टैंड करो, एट द एंड ऑफ द डे अनलेस अनटिल डिस्क्लोजर सही नहीं रहेगा तो मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाई कौन करेगा। ओके द ऑडिटर असेस द रिलायबिलिटी, ये अप्रोप्रिएटनेस वर्ड की जगह यूज किया हुआ है, एंड सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन बाय मेकिंग ए स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। मैं इंटरनल कंट्रोल, इसको मैं हमेशा बोलता हूं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एंड कैरिंग आउट सच अदर टेस्ट इंक्वायरीज एंड अदर वेरिफिकेशन प्रोसीजर। टेस्ट inquiries other verification procedure मतलब nothing but audit procedures of accounting transaction and account balance as he considers appropriate.
यानी वो बोल रहे हैं कि कैरिंग आउट सच अदर टेस्ट, ओके, ऑडिटर को जो टेस्ट करता है, इंक्वायरीज लगती है, अदर वेरिफिकेशन लगते हैं, प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन एंड अकाउंट बैलेंस ऐसी कंसिडर्स एप्रोप्रिएट। इसमें अगर एक आध वर्ड आपको नहीं समझ में आया, डोंट वरी, जैसे जैसे आगे जाओगे और वापस इस पॉइंट पे जब रिवाइज करोगे तब आपको क्लियर होते जाएगा, बिकॉज कुछ कुछ चीजें आपको ये समझ नहीं है, जैसे पूरा ऑडिट समझते जाओगे धीरे धीरे स्ट्रक्चर वाइज दिमाग में बैठते जाएगा। तो तीसरा चौथा पॉइंट ये आपके लिए हो गया। पांचवा पॉइंट, द ऑडिटर डिटरमाइन वेदर द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज इन, okay, it's financial statement, okay, it's financial statement क्या, comparing the financial statement, okay, it's comparing the financial statement with underlying accounting records and other source data to see whether they properly summarize the transaction and events recorded। शायद आपको याद आए, ओके, इसके अंदर मैंने आपको क्या बोला था, एग्जांपल डेटर्स है, डेटर्स है, यू आप किससे चेक करोगे, परचेज, सॉरी, डेटर्स है तो आप किससे चेक करोगे, सेल्स के साथ चेक करोगे, सेल्स के साथ कंपेयर करोगे, डेटर्स सेल्स के साथ कंपेयर किया जाएगा, दैट्स व्हाट योर डिस्कशन शुड कम इनटू पिक्चर। डेटर्स है उसका लेजर चेक करो, लेजर के साथ ट्रायल बैलेंस चेक करो, डेटर का जो बैलेंस आया होगा ट्रायल बैलेंस आया होगा, ट्रायल बैलेंस चेक करो पहले, ट्रायल बैलेंस के बाद किधर चेक करो, लेजर चेक करो, ट्रायल बैलेंस को अमाउंट कहां से आया, लेजर से आया, और लेजर में अमाउंट कहां से आया, ओके, सेल्स ऑर्डर से आया होगा। तो इस तरह से लिंकेज आपको देखना होगा, that is what they are saying with this point। B, considering the judgment that management has made in preparing the financial statement accordingly, the auditor assess the selection and consistent application of accounting policies, the manner in which information has been classified and the adequacy of disclosure। यानी ये लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट ने अपना जजमेंट लगाया है कि इंडेस फॉलो करना है, एएस फॉलो करना है, आईएफआरएस फॉलो करना है, लेट मैनेजमेंट जजमेंट कम इनटू पिक्चर एंड अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट जजमेंट, जो भी मैनेजमेंट ने जजमेंट लगाया हुआ है, मैनेजमेंट ने जजमेंट लगाया हुआ है कि भाई हम नहीं, हम एएस ही फॉलो करेंगे, नहीं नहीं हम इंडेस ही फॉलो करेंगे, जो भी मैनेजमेंट ने जजमेंट लगाया हुआ उसके हिसाब से ये इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है कि नहीं बना है। दैट्स योर, ओके, फिफ्थ पॉइंट। आई डू थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट, ओके, इजी पॉइंट है, नॉट ए बिग डील। Next point, sixth, the auditor is not expected to perform duties which fall outside the scope of his competence। For example, determining physical condition of certain assets। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि certain condition of the assets, ये तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल मैंने ओफू दिया था आपको, क्या, you cannot raise the question for me। ओके, यहाँ पर फिजिकल कंडीशन ऑफ सर्टेन एसेट्स मतलब एग्जांपल, ओके, भाई यूएस में कोई एसेट्स होगा, इनकी कोई बिल्डिंग होगी, ओके, या कोई इन्वेंट्री होगी। अब आप ये नहीं बोल सकते यार मेरे को यूएस भेजो, यूएस भेज के बताओ मेरे को कैसे इन्वेंट्री चेक करनी है, मेरे को बिल्डिंग चेक करनी है। इट मे बी हैपन, सर्टेन सर्टेन थिंग्स विल बी देयर, ओके, इट डिपेंड्स ऑन अगेन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ओके, बट अगर ये बिल्डिंग, ओके, मैनेजिंग डायरेक्टर की है, एक फ्लैट है जो मैनेजिंग डायरेक्टर का है, और आप बोल रहे हो नहीं नहीं मुझे वो फ्लैट तो चेक ही करना पड़ेगा, भले ही एमडी का फ्लैट है, लेकिन भाई मैं ऑडिट कर रहा हूं, हो सकता है ये नहीं हो सकता। ओके, प्लीज डू अंडरस्टैंड। तो आप सर्टेन एसेट्स है जो कुछ कंपनी के है, कंपनी के डिस्प्यूटेड एसेट्स है, ओके, प्लीज डू अंडरस्टैंड देयर मे बी सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रेंट्स ऑन द स्कोप। कंस्ट्रेंट मतलब लिमिटेशंस, लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ द ऑडिट दैट इंपेयर ऑडिटर्स एबिलिटी, इंपेयर मतलब डिग्रेड, okay, degrade auditor ability to express an unqualified opinion should be set out in his report, and a qualified opinion or disclaimer of opinion should be expressed as appropriate। qualified and disclaimer of opinion क्या है, ओके, चैप्टर 11 में देखेंगे, और मैंने वैसे ही बोला चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 11 पहले करेंगे, उसके बाद फिर अपन दूसरे चैप्टर पे जाएंगे। तो चैप्टर 11 में अपन देखेंगे, ओके, क्वालिफाइड ओपिनियन क्या, उस टाइम पे मैं आपको चैप्टर 1 में वापस लेके आऊंगा, डोंट वरी। ओके, तो ये हो गए तेरे 7 पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्कोप ऑफ ऑडिट। मेरे ख्याल से मालिक स्कोप ऑफ ऑडिट एवरीबॉडी क्लियर। तो स्कोप ऑफ ऑडिट मेरे को नहीं लगता कि कहीं पर भी दिक्कत आनी चाहिए, आंसर बहुत थोड़ इजी है स्कोप ऑफ ऑडिट में। ओके, तो ये स्कोप ऑफ ऑडिट का पहला क्वेश्चन आपके लिए कवर हो जाता है। तो दिस इज व्हाट योर स्कोप ऑफ ऑडिट इज। तो ये एक बार आपको समराइज फटाफट आप फास्ट ट्रैक में अपने एंड पे बनाते जाइए। ओके, अभी एक 20-25 सेकंड में इसमें रखने वाला हूँ, ओके, स्क्रीन पे 25-30 सेकंड रहेगा, तो आप अभी पॉज बटन दबा देना, पॉज बटन दबा के फिर पहले लिख लेना। ओके, आप हमेशा ऐसे ही करना, जब भी मैं करूंगा तो ये करूंगा, आप उसको पॉज बटन दबाना, फिर इसको लिख लेना, ओके, अब लिख लेना, ओके, समरी लिखना, ताकि क्या रिवीजन के लिए काम आएगा फटाफट। ओके, और उसके बाद फिर वापस पॉज चालू करके फिर आगे का कंटेंट लिखना। मालिक एवरीबॉडी क्लियर? ओके, तो मेक इट श्योर। तो अब मैं पूरा स्क्रीन कर देता हूँ, और एक 20 सेकंड रहेगा, तो 20 सेकंड के बाद ये पॉइंट कर दूंगा। ओके मालिक, तो मेरे ख्याल से मालिक एवरीबॉडी क्लियर। ओके, सो ये अपना हो गया स्कोप ऑफ ऑडिट। ओके, ये स्क्रीन पे लेके आता हूं मैं थोड़ा सा।
स्कोप ऑफ ऑडिट हुआ। ओके तो यहाँ पर हुआ तेरा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। ओके अब अपन करते हैं थर्ड क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट। ओके तो अगेन कमिंग ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट, अगेन ये पॉइंटर फॉर्म में आंसर है। एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट वापस इजी आंसर है, मल्टीपल पॉइंट्स है, लेकिन नियर अबाउट आपको ध्यान रखना है, बहुत इजी वे में जाएगा। एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट, एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑडिट। ओके ये थोड़े से पॉइंट ज्यादा है। ओके यहाँ पर देखिए 11 पॉइंट मिलने वाले हैं। ओके 11 पॉइंट आपको याद रखना है। सर क्या सारे पॉइंट याद रखने पड़ेंगे? आंसर इज यस। ओके क्योंकि सारे पॉइंट्स के ही मार्क्स मिलेंगे। और दूसरा एमसीक्यू आया तो सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर आपने कोई भी पॉइंट छोड़ा तो एमसीक्यू के लिए वल्नरेबल रह जाओगे, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ एमसीक्यू। ओके अगर एमसीक्यू नहीं होते थे उसके पहले अपन क्या करते थे, यूजुअली मैं ऐसे ही करता था और सब लोग को ऐसे ही करने बोलता था। अगर 10 पॉइंट का आंसर है मैं बोलता 7 या 8 पॉइंट याद रख, 100 मैक्स टू मैक्स मार्क्स कितना आएंगे, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ओके 6 मार्क्स के लिए 8 पॉइंट इज मोर देन इनफ। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होता है, अगर कोई एमसीक्यू आया और अगर तूने खाली पढ़ते वक्त खाली 8 पॉइंट याद रखे तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी, एमसीक्यू के लिए तेरा वो कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा। इसीलिए वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज बिकॉज ऑफ एमसीक्यू इज 100% सिलेबस। एंड पहले फिल्टर बहुत बहुत मुश्किल है यार, अगर तुमने फिल्टर का दिया तो आप एमसीक्यू वल्नरेबल करोगे। और एमसीक्यू में क्या है मालूम है, फेकोलॉजी नहीं है मालिक। किस्मत रही तो फिर मार्क्स मिल जाएगा, किस्मत नहीं रही तो लग गई तेरी, फिर तो फिर पूरा का पूरा मार्क्स गया एमसीक्यू का तेरा। और या मार्क्स डायरेक्टली मतलब 1 मार्क्स सीधा जाता है या 2 मार्क्स सीधा जाता है ना यार एमसीक्यू का, तो इट विल बी बिग चैलेंज मैन। तो मेक श्योर यू आर नॉट लिविंग एनी पॉइंट एज सच। ओके क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट किधर ना किधर काम आएगा। अब आते हैं एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। व्हाट आर द एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट? ऑडिट करते वक्त क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर करने चाहिए? अपने स्कोप ऑलरेडी समझ लिया। स्कोप का पहला पॉइंट ही था कि सारे एस्पेक्ट कवर करने चाहिए, तो यहां पर अपन सारे एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं। हाउ मेनी एस्पेक्ट्स आर देयर? 11 एस्पेक्ट्स आर देयर। वापस मैं समझाते वक्त की स्टेटमेंट समझा रहा हूं, कीवर्ड समझा रहा हूं, कॉन्सेप्चुअली समझने को करो। सबसे पहला एस्पेक्ट क्या करना है? 101% मेरे को बताओ। ओके एटलीस्ट ये स्कोप के आंसर से एक चीज समझ में आई होगी, मैं ऑडिट प्रोसीजर्स, आपको कुछ याद आ रहा होगा तो, मैं ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे करूं, मैं ऑडिट प्रोसीजर बहुत ज्यादा करूं या बहुत कम करूं, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा? कुछ आंसर रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, स्कोप के ऊपर ही अपन ने ये डिस्कशन किया था। मैं प्रोसीजर, मैं मेहनत, मैं काम ज्यादा करूं या कम करूं, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा? शायद कुछ क्रैक हुआ रहेगा, तो ये डिपेंडेंट होगा इफ रिमेंबर सिस्टम पे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे। आपका याद आया मालिक, मैंने आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के टाइम पे समझाया था, जितना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तोड़ रहेगा आपका काम कम रहेगा, और जितना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक रहेगा उतना काम ज्यादा रहेगा। यही पॉइंट पहला बोलते हैं। ओके सबसे पहला एस्पेक्ट तुझे कवर करना है, दैट एग्जामिनेशन। सर एग्जामिनेशन किसका? ओके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड अकाउंटिंग सिस्टम का एग्जामिनेशन करना है भाई। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड अकाउंटिंग सिस्टम छोड़ना नहीं है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड अकाउंटिंग सिस्टम का एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन वर्ड है, एग्जामिनेशन 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 ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम देखना है। ओके मालिक ठीक है। सेकंड पॉइंट रिव्यू करना है। सर क्या रिव्यू करना है? सिस्टम एंड प्रोसीजर रिव्यू करने हैं मालिक, सिस्टम एंड प्रोसीजर रिव्यू करने हैं, सिस्टम एंड प्रोसीजर। सर व्हेन आई से सिस्टम एंड प्रोसीजर का मतलब क्या है? सिस्टम एंड प्रोसीजर का मतलब होता है ओके क्या ये सिस्टम एंड प्रोसीजर मतलब जो अकाउंटिंग सिस्टम है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो डाले हुए हैं, क्या ऐसे इसमें कुछ सिस्टम है, प्रोसीजर है जिसमें कोई एरर हो रहा है और वो अनडिटेक्टेड हो रहा है, कोई फ्रॉड हो रहा है जो मालूम नहीं पड़ रहा है, या कोई फ्रॉड या एरर जो अननोटिस्ड रह रहा है, मालूम पड़ रहा है लेकिन नोटिस में नहीं आ रहा है? ओके क्या ऐसा है तो रिव्यू कीजिए सिस्टम एंड प्रोसीजर्स को। पहला पॉइंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एग्जामिन कीजिए। एग्जामिन मतलब समझना, अंडरस्टैंड करना, पता करना कैसे वर्क हो रहा होगा, और उसके बाद उसको रिव्यू करना। दैट इज योर सेकंड पॉइंट, रिव्यू करना। इसको एक छोटे से ओफू में अपन लेटर ऑन समझेंगे, अभी के लिए वो जब समझेंगे ना बहुत डिटेल में एकदम अच्छे से, तो उस टाइम पे मैं इसको पॉइंट को समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए ये समझ लो। ओके एक चीज है जो पेपर पे चेक करना है, पहला पॉइंट है पेपर पे चेक करना, और दूसरा पॉइंट है उधर जाके देखना, चेक करना। ये सारा रिव्यू का काम होता है, रिव्यू का काम होता है। ओके रिव्यू का काम होता है। ओके दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो दूसरा पॉइंट अपन रिव्यू करेंगे। तीसरा पॉइंट मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या सारी चीजें जो भी है वो अरिथमेटिकली करेक्ट है क्या? क्योंकि क्या होता है, आप लेजर बैलेंस लेके जाते हो ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस का एडजस्टमेंट होते कुछ होते हैं, और उसके बाद जाता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से इंफॉर्मेशन जो जाती है वो किधर जाती है? ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ओके कहीं
कहीं ना कहीं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी में इंपैक्ट आ सकता है। लॉजिकली ये पॉइंट सिंपल सा लॉजिक है। ओके, बहुत सारे लेजर्स है, ओके, जो डेटर्स के हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई। अब पांचों लेजर का टोटल डेटर्स में आना चाहिए, ओके, और वो टोटल डेटर्स ट्रायल बैलेंस में दिखना चाहिए और ट्रायल बैलेंस से हो जाना चाहिए। चेक फॉर दिस अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। तो तीन चीजें एकदम तोड़ है मालिक, बहुत इजी है। सबसे पहले एग्जामिन करो किसको, सिस्टम को। दूसरा रिव्यू करो किसको, सिस्टम को। तीसरा एक्यूरेसी चेक करो, सिस्टम सही है, फिर उसके बाद एक्यूरेसी चेक करो। ठीक है मालिक, एक्यूरेसी चेक हो गई। अब ट्रांजैक्शन का ऑथेंटिकेशन चेक करो, ट्रांजैक्शन का ऑथेंटिकेशन चेक करो, ट्रांजैक्शन के ऑथेंटिकेशन चेक करो। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का ऑथेंटिकेशन? ट्रांजैक्शन का ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन का ऑथेंटिकेशन मतलब कॉन्सेप्चुअली एकदम सिंपल पॉइंट है, ओके, वेदर द ट्रांजैक्शन वर जेन्युइन और नॉट, रियल और नॉट। एग्जांपल, ओके, मेरे को प्रॉफिट कम करने के लिए मैं एक्सपेंस बढ़ा सकता हूं, तो फर्जी एक्सपेंस मारते हैं, पब्लिक फर्जी एक्सपेंस मारेगा। एग्जांपल, कोई क्लाइंट है फर्जी एक्सपेंस करेगा, ओके, अपने को वो चेक करना है कि एक्सपेंस जो हुआ है, जो क्लाइंट दिखा रहा है, एक्सपेंडिचर जो दिखा रहा है, ओके, वो रियल है, ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, ये देखना है। एग्जाम्पल, ओके, मेरे को क्लाइंट बोल रहे हैं हम 10 एम्प्लॉय रखे हुए हैं, 10 एम्प्लॉय को हम 10 लाख सैलरी देते हैं टोटल सब मिला के। ओके, मेरे को ये चेक करना है सच्ची में 10 एम्प्लॉय है क्या, और 10 एम्प्लॉय है तो उनको सैलरी बरोबर जा रही है या खाली ये बस ये डमी बता रहे हैं। ओके, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड विथ योर फोर्थ पॉइंट, ऑथेंटिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेट है, यस यस ट्रांजैक्शन हो रहा है मालिक। एग्जांपल, परचेज के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, सेल्स के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, सैलरी के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, एसेट फिक्स एसेट खरीदे उसके ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ओके, कैश इन बैंक डिपॉजिट हो रहा है उसके ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। ऑथेंटिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन दिखा मैंने। अब मेरे को यह पता करना है क्या ये ट्रांजैक्शन कैपिटल है या रेवेन्यू है, यानी इन्होंने जो पोस्टिंग की है वो बरोबर है कि नहीं है। मेरे ख्याल से तू झेप रहा है, तेरे को पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं। एस्पेक्ट्स क्या क्या कवर कर रहे हैं, बहुत इजी पॉइंट है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोला इन लोग ने, पहला सिस्टम देखो, दूसरा उसको रिव्यू करो, तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्यूरेसी चेक करो, चौथा पॉइंट ओके ऑथेंटिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन देखो, पांचवा पता करो क्या कैपिटल और रेवेन्यू में बरोबर डिवीजन किया है क्या। परफेक्ट। अगला पॉइंट तो तेरे को ऑलरेडी पता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके साथ मैच होने चाहिए। अगर ये सब कुछ है तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड तूने चेक कर लिया है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड मैच विद अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये तेरा पॉइंट आता है एस्पेक्ट्स। अब तुम बोलोगे स्कोप एंड एस्पेक्ट्स में कवर ऑलमोस्ट समानता मिल रही है। अरे तो मिलेगी ना मालिक, जो जो स्कोप है वही तो एस्पेक्ट्स में कवर होगा। ओके, वही तो कवर होगा, जो आउटर स्कोप है वो नहीं आने वाला, जो आउटर स्कोप है वो नहीं एस्पेक्ट्स में कवर नहीं करना है। तो यहां पर भी वही पॉइंट आ रहा है तेरा छठा पॉइंट। अब सातवां और आठवां, ओके, एसेट चेक करो, लाइबिलिटी चेक करो। अरे मालिक यार ये तो झेप गया मालिक, एसेट्स बरोबर है क्या, लाइबिलिटीज बरोबर है। अब इसके अंदर इन्होंने वर्ड यूज की है, ओके, मैं जब रीड करूंगा तब वर्ड आपको बताऊंगा। ओके, वो लोग बोलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट देखिए, टाइटल ऑफ एसेट्स देखिए, ओके, वैल्यू ऑफ एसेट्स देखिए, यानी एसेट का एग्जिस्टेंस यानी एक्चुअली एसेट्स है क्या, वो एसेट्स का टाइटल वो हमारे नाम पे है क्या, वैल्यू क्या है, वैल्यूएशन बरोबर है कि नहीं है, ये सब चीजें ना ओके वेरिफिकेशन वाउचिंग के चैप्टर में बहुत जबरदस्त मजा आएगा। उसके अंदर मजा आएगा मतलब उसके अंदर बहुत डिटेल्ड में कवर्ड है। सेम लॉजिक लाइबिलिटीज के लिए भी चेक करो, क्या लाइबिलिटीज बरोबर है क्या, क्या लाइबिलिटीज का ओके एग्जिस्टेंस में है क्या लाइबिलिटीज डमी तो नहीं है एग्जिस्टेंस में है, ओके, क्या वो सारी की सारी लाइबिलिटीज बरोबर कवर की है कि नहीं, ये सब चीजें चेक करनी है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के लिए। ओके ठीक है सर, एसेट्स लायबिलिटीज हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, अभी क्या बचा, पीएनएल। पीएनएल चेक करो, ठीक है मालिक, पीएनएल चेक कर लेंगे। पीएनएल देखो बरोबर है, जो रिजल्ट जो भी पीएनएल बता रहा है वो बरोबर है कि नहीं, ठीक है मालिक। ओके, लॉ का कंप्लायंस देखो, स्टैट्यूटरी शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाया है क्या, बरोबर है, शेड्यूल 3 के हिसाब से बरोबर है, ठीक है। ओके, जो डायरेक्ट टैक्स के हिसाब से प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है बरोबर आ रहा है क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से बरोबर आ रहा है क्या, ठीक है बरोबर है। एंड लास्ट पॉइंट, जिसको रिपोर्ट करना है तो एप्रोप्रिएट पर्सन को रिपोर्ट करो मालिक, एप्रोप्रिएट पर्सन को रिपोर्ट करो मालिक। भारत माता की जय। अरे कितना बेसिक आंसर है यार, कितना आसान सा आंसर है यार। ओके बस हो गया, तेरे 11 पॉइंट और एकदम, और एक्चुअली ये 11 पॉइंट तू देख रहा है ना, ये थोड़ा सा ऑडिट करने का तरीका ही समझ रहा है ना मालिक। aspects to be covered in audit. What are the aspects to be covered in audit, Malik? What are the various aspects to be covered in audit? Answer is थोड़ी सी। सबसे पहले ओके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझेंगे हम लोग, एग्जामिन करेंगे। दूसरा उसको वेरीफाई करेंगे, दूसरा पॉइंट रिव्यू करेंगे, याद रखना वेरीफाई करना मतलब रिव्यू करेंगे। तीसरा सिनेरियो हम लोग देखेंगे एक्यूरेसी के लिए। चौथा सिनेरियो हम लोग देखेंगे ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेट है कि नहीं। पांचवा सिनेरियो हम लोग देखेंगे ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो कैपिटल बरोबर डिस्ट्रीब्यूश हुआ है, रेवेन्यू बरोबर डिस्ट्रीब्यूश हुआ है। छठा सिनेरियो हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड के साथ मैच है कि नहीं। सातवां और आठवां एसेट्स चेक करेंगे, लायबिलिटी चेक करेंगे। फिर क्या बचा, पीएनएल। नौवां पीएनएल देखेंगे, और पीएनएल के बाद हम लोग देखेंगे लॉ के हिसाब से कंप्लायंस है कि नहीं। एंड लास्ट पॉइंट, हम जिसको रिपोर्ट करना है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को रिपोर्ट करेंगे। दिस इज नथिंग बट एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट।
दिस इज व्हाट योर सिनेरियो इज देयर। ये हो गए तेरे 11 पॉइंट, ये हुए तेरे दो क्वेश्चन, भारत माता की जय, स्कोप एंड ये पॉइंट। अगर तू यहां पर जो चेक करेगा तो लॉजिकली स्कोप के लास्ट दो पॉइंट छोड़ दे, स्कोप के लास्ट दो पॉइंट छोड़ दे, अगर पहले 5 पॉइंट है, ये पहले 5 पॉइंट ही वापस रिपीट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी फॉर्म में। अगर आप नोट करोगे तो पहले 5 पॉइंट ही वापस किसी ना किसी फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं। आत्मा समझ में आ रहा है मालिक? भारत माता की जय, झेपरा के मालिक, दैट्स इट। ये कॉन्सेप्ट हुआ एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। तो हाउ मेनी एस्पेक्ट्स आर देयर? 11। तो एक बार रिपीट कर देते हैं 11 एस्पेक्ट क्या क्या है। सबसे पहले क्या करेगा? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को क्या करेगा? इवैल्यूएट करेगा। दूसरा पॉइंट क्या करेगा? रिव्यू करेगा। तीसरा क्या चेक करेगा? एक्यूरेसी चेक करेगा। चौथा पॉइंट क्या देखेगा? ऑथेंटिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। पांचवा पॉइंट ट्रांजैक्शन के साथ में क्या देखेगा? ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कैपिटल एंड रेवेन्यू। देखो वापस में बता देता हूं आप कैसे याद रखो। ओके, दो जूट बनाओ। ओके, ये पहले दो को याद रखो जो सिस्टम्स के रिलेटेड है, नेक्स्ट 3 ट्रांजैक्शन के रिलेटेड है, उसके बाद ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ये याद रखो, फिर बैलेंस शीट, फिर पीएनएल, फिर लॉ, फिर रिपोर्ट करना, खत्म हो गया स्टोरी। गुड बना लेना, खत्म हो जाता भाई। यार सारी चीजें तो चेक कर रहे हैं तेरे को, ये सारी चीजें चेक करनी है। भारत माता की जय, समझ में आ रहा मालिक? ओके, तो वापस एक बार बता देता हूं, इसी इसी ग्रुप में आप डिवाइड करो। सबसे पहले दो चीज, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को क्या करे? एग्जामिन करे और रिव्यू करे, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट 3 पॉइंट ट्रांजैक्शन क्या, एक्यूरेसी चेक करो, उसके बाद ऑथेंटिकेशन चेक करो, उसके बाद कैपिटल और रेवेन्यू में डिवीजन बराबर है कि वो चेक करो। इसके बाद क्या देखना है? एक अलग से पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड के साथ मैच है कि नहीं, परफेक्ट। उसके बाद दो चीज देखनी है, ओके एसेट सही है कि नहीं, लाइबिलिटी सही है कि नहीं, परफेक्ट। फिर बचा क्या? पीएनएल, पीएनएल सही है कि नहीं ये चेक करना है, रिजल्ट बराबर है कि नहीं चेक करना है, बराबर है। उसके बाद क्या देखेंगे? लॉज एंड रेगुलेशन के हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, भारत माता की जय। ओके भाई, जिसको रिपोर्ट करना है उसको रिपोर्ट करेंगे। ओके, आई डू थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो एक बार नोट्स में मैं फास्ट ट्रैक कोर्स करता हूं, इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि ये रीड करते करते ही अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं खाली वर्ड हाईलाइट करते जा रहा हूं। aspects to be covered in audit, an examination of क्या system of accounting and internal control system to ascertain that it is appropriate for business help in recording all transaction। यानी internal control system तोड़ है जिसकी वजह से सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है मालिक। सेकंड, रिव्यू करना है सर किसको? सिस्टम एंड प्रोसीजर को, टू फाइंड आउट वेदर दे आर एडिक्वेट। मैंने आपको बताया कि सिस्टम बरोबर है कि नहीं। एक होता है पेपर पे और एक होता है जाके चेक करना कि जैसा बोला है वैसे ही हो रहा है कि नहीं, एडिक्वेट है कि नहीं, दैट इज द सेकंड पॉइंट, रिव्यू करना। तीसरा पॉइंट, चेकिंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी फॉर द बुक्स ऑफ अकाउंट बाय वेरिफिकेशन ऑफ पोस्टिंग एंड बैलेंसेस। लेजर को चेक करो बरोबर डाला है कि नहीं। ओके, मैंने इसका एग्जांपल अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी डेटर्स की लिस्ट है, देखो टोटल डेटर्स में बरोबर लेके गए कि नहीं। उसके बाद वापस है वेरिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिकेशन एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, ज्यादा हेडेक मत करो। ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेट है, वैलिड है कि नहीं है, बरोबर चेक करो। ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने पड़ेंगे। asserting that proper distinction is made between capital and revenue nature। ये आप देखिए रेवेन्यू और कैपिटल नेचर को बरोबर डिस्टिंग्विश किया है कि नहीं। कंपैरिजन ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएनएल। ओके, बैलेंस शीट देखिए और पीएनएल यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, दोनों मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुए ना बेटा, एफएस हुए ना। ओके, अनदर स्टेटमेंट विद द अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स। अगर याद होगा तो इसके लिए मैंने ऐसे बोला था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बाद बरोबर हो रहा है कि नहीं। उसके बाद क्या देखो? ओके, एसेट्स चेक करो, उसके बाद क्या चेक करो? लाइबिलिटीज, टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू। इसके ऊपर ज्यादा दिमाग पूरी मत करो, याद रखो अभी के लिए, बाद में जब आएगा वो तोड़ रटा हुआ रहेगा रे भाई, कॉन्सेप्चुअली इधर जाएगा। ओके, तो एसेट्स बरोबर, टाइटल हमारे नाम पे ही है कि नहीं, एग्जिस्टेंस एक्चुअली है कि नहीं है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या है, ये चेक करो। चेकिंग द रिजल्ट शोन बाय पीएनएल, रिजल्ट्स देखो बाय पीएनएल का और के ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है भाई। ओके, बरोबर है कि नहीं है। वेदर ऑडिट इज ऑफ ए कॉर्पोरेट बॉडी, कंफर्म स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि नहीं। एग्जांपल, कंपनी एक्ट है तो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाया है कि नहीं। बैंक है तो आरबीआई के डिस्क्लोजर के हिसाब से उन्होंने फॉर्मेट बनाया है कि नहीं। आईआरडी है, इंश्योरेंस कंपनी है तो आईआरडी के हिसाब से बनाया है कि नहीं, वो देखो। एंड लास्ट पॉइंट, रिपोर्ट टू एप्रोप्रिएट पर्सन एंड बॉडी, ये चेक करो। दैट्स इट, 11 पॉइंट है, कहीं पर भी ओके आई डोंट थिंक सो इधर तक इशू आना चाहिए। तो दिस इज बिंग ए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट। ओके, मैं आपको बता रहा हूं, आप जितना इसको अच्छे से इस कॉन्सेप्ट से पढ़ते जाओगे, इस फ्लो से पढ़ते जाओगे, ओके आपको स्टैंडर्ड्स एंड हर चैप्टर फ्लो में याद रहेंगे। दैट्स व्हाट आवर डिस्कशन कम्स इनटू द पिक्चर। मेरे ख्याल से मालिक एवरीडी क्लियर। ओके, ये हुए तेरे पर्टिकुलर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ये स्ट्रक्चर। आत्मा क्लियर है ना मालिक? ठीक है, तो वापस एक बार स्ट्रक्चर कर लेते हैं मालिक। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव ऑडिट, हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव ऑडिट आर देयर? ओके, कितने ऑब्जेक्टिव ऑडिट हुए? 2। रीजनेबल एश्योरेंस देना, मैं खाली कीवर्ड डिस्कस कर रहा हूं, रीजनेबल एश्योरेंस देना। और सेकंड पॉइंट, ओके रिपोर्ट करना है एज पर अकॉर्डिंग टू एसए।
दूसरा, व्हाट आर द स्कोप ऑफ ऑडिट, सबसे पहला स्कोप सारे एस्पेक्ट कवर करना। सेकंड, जब भी हम लोग ओपिनियन देंगे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसका सोर्स रिलायबल है कि नहीं ये चेक करना। तीसरा सिनारियो, सारा डिस्क्लोजर बरोबर करना, जब भी अपन ओपिनियन देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर बरोबर है कि नहीं है। चौथा सिनारियो, एसेस करना, सर क्या सफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी, एप्रोप्रिएटनेस की जगह रिलायबिलिटी वर्ड था सर, किसका, दो चीज का, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, और दूसरा पॉइंट ऑडिट प्रोसीजर्स का। ठीक है सर, इसके बाद क्या चेक करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दो चीज, क्या वो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड के हिसाब से मैच कर रहे कि नहीं, और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग पॉलिसी, जो भी मैनेजमेंट ने जजमेंट लिया होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंड एस है, जो भी होगा उसके हिसाब से है कि नहीं। ओके, और कोई भी चीज आउटसाइड द स्कोप है उसको कवर नहीं करेंगे। और अगर तेरे पर कंस्ट्रेंट ऑन स्कोप डाला हुआ है या लिमिटेशन ऑफ स्कोप डाला हुआ है, कंस्ट्रेंट डाला हुआ है तेरे ऑडिट में, तू ओपिनियन मॉडिफाई करेगा, जिसमें नाम मैंने क्वालिफाइड बोला और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन बोला। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या जाता, ओके, विल डिस्कस इन 705 स्टैंडर्ड 705 चैप्टर 11। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। आत्मा क्लियर है? ये होने के बाद तेरे पास और एक क्वेश्चन था, एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। ये तो आंसर बहुत इजी होना चाहिए, 11 पॉइंट्स है। मैंने कैसे डिवाइड किया, पहले दो देखिए। ओके, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड अकाउंटिंग सिस्टम, क्या करना, सबसे पहले एग्जामिन करना, उसके बाद क्या करना, रिव्यू करना। ठीक है, नेक्स्ट इन ट्रांजैक्शन को क्या करना, सबसे पहले एक्यूरेसी चेक करना, दूसरा ऑथेंटिकेशन चेक करना, और तीसरा क्या चेक करना, ऑथेंटिकेशन एंड वैलिडिटी दोनों वर्ड थे पर, लेकिन मैं वर्ड यूज करता हूं ऑथेंटिकेशन। और तीसरा और एक क्या चेक करना था, तीसरा पॉइंट अपने को चेक करना था, कैपिटल एंड रेवेन्यू बराबर डिवाइड हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, ये तीन हुए। ठीक है, ये 5 पॉइंट हो गया। इसके बाद एक अलग से पॉइंट था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी बैलेंस शीट, पीएनएल एंड अदर जो भी रिपोर्ट्स होगी वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड के हिसाब से कि नहीं। परफेक्ट। एसेट्स चेक करो, लायबिलिटी चेक करो, ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद पीएनएल चेक करो, ठीक है। इसके बाद और एक लॉज एंड रेगुलेशंस का पॉइंट के हिसाब से, अगर आपको कोई एक्ट एप्लीकेबल है उसके हिसाब से बरोबर हो रहा है कि नहीं वो चेक करो। परफेक्ट मालिक। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट अपने लिए और एक डिस्कशन में आता है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू, ओके, जो आप चेकिंग वेकिंग सारी चीजें कर रहे हो, ये जिसको रिपोर्ट करना है उसको रिपोर्ट करो। भारत माता की जय। दैट्स योर कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू योर, ओके, एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है, दीज आर एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। ओके, इस तरह से आप डायग्राम जैसे बना है वैसे ही आप बनाना, ताकि वो याद रखने के लिए झुंड जो रहे वो याद रखने के लिए सही रहे। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखिए। ओके, आप वापस पॉज कर दीजिए इसको, अभी मैं चालू करा, स्क्रीन बड़ी ला रहा हूं, पॉज कर दीजिए, फिर बनाइए, लिखिए, और उसके बाद आगे जाइए मालिक। एवरीबडी क्लियर? अभी आप पॉज कर दीजिए, उसके बाद है फिर स्क्रीन चेंज करूंगा, एक 20 सेकंड में स्क्रीन चेंज, 20-25 सेकंड में स्क्रीन चेंज करता हूं मालिक। ओके मालिक, तो मेरे ख्याल से सब लिख के हो गया होगा सबका। ओके, अब आता है अगला क्वेश्चन, दैट इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ ऑडिट, ये तो आप साथ साथ में नोट्स बना देना, खत्म कर देना। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिट। पहला ऑडिट एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। ओके, लॉ बोल रहा है, स्टैच्यू बोल रहा है, ओके, इसके लिए अपन ऑडिट करेंगे। और एक होगा वॉलेंट्री ऑडिट। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सीधा साधा क्वेश्चन है। One audit is basically an audit which is required by law, okay, or regulation. Okay, one audit is which the law, okay, law बोल रहा है या रेगुलेशन बोल रहा है या स्टैच्यू बोल रहा है, ओके, वो अपने को बोल रहा है कि भाई आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा क्योंकि आप हमसे रजिस्टर्ड हो और हम तुम्हें गवर्न करते हैं। बेस्ट एग्जांपल, अगर आप कोई कंपनी हो रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 था, अभी 2013 हो गया। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आप रजिस्टर्ड हो या 1956 के अंदर रजिस्टर्ड हो, तो 2013 के हिसाब से आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट दी हुई है उन्होंने, तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, रिक्वायर्ड बाय लॉ। बैंकिंग में आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो और बैंकिंग हो, बैंक हो, तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी हो, आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। एनबीएफसी हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो, ओके, आपको ऑडिट करना पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट है एज पर स्टैच्यू, कंपल्शन, नो ऑप्शन। ये आपसे पूछा नहीं जा रहा है, ये आपसे आपसे बताया नहीं जा रहा, मतलब आपको ऐसा बोला नहीं जा रहा है क्या क्या चाहते हो क्या आप ऑडिट करें कि नहीं करें। नहीं भाई, ऑडिट करना कंपलसरी है, स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं इसको। ओके, ये हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। ओके, यहां पर अपने को स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एप्लीकेबल होते हैं।
ओके याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट, और इसमें एसेज एप्लीकेबल होते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट में एसेज एप्लीकेबल होते हैं, यानी इसमें ऐसे फॉलो करना कंपलसरी है भाई, इसमें ऐसे को फॉलो करना पड़ेगा, बात खत्म। स्टैट्यूटरी ऑडिट, दैट्स व्हाट ए रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। दूसरा और एक है वॉलेंट्री ऑडिट। अब थिंक अबाउट द प्रोप्राइटरशिप। अमित तातर एटी एकेडमी प्रोप्राइटरशिप है। ओके एक पर्टिकुलर है, ओके विनोद सर की एकेडमी है, जहां पर विनोद सर एंड सुशील सर बोथ आर पार्टनर्स, एक्सपर्ट। नाउ इट इज अ पार्टनरशिप फर्म। ओके नो सॉरी, एक्सपर्ट इज कंपनी रजिस्टर्ड इन कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप फर्म नहीं है, गलत हो जाएगा मालिक। ओके एक्सपर्ट इज कंपनी एक्ट में फॉर्म हुई है। ओके बट देयर में बी अ पार्टनरशिप फर्म। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ओके तो प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। अब मेरे को बताइए कि यहां पर थोड़ा ना कोई लॉ है जो उनको गवर्न कर रहा है, ठीक है। ओके एग्रीमेंट होगा, ठीक है, एज्यूम करते हैं हम ऐसी चीजें होगी, सम रजिस्टर्ड जिसके अंदर करना होगा, वो सम बेसिक पॉइंट होगा, लेकिन ऐसा लॉ नहीं है जो पूरा गवर्न करता है। तो उसमें कहीं पर भी ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहां पर जो ऑडिट करेंगे वो होगा वॉलेंट्री ऑडिट। वॉलेंट्री ऑडिट बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर से होता है। द बेसिक बैकग्राउंड क्या है वॉलेंट्री ऑडिट का? द लॉजिक इज वेरी सिंपल। ओके द कॉन्सेप्ट, एग्जांपल अभी अपन बात करें, एग्जांपल से लेते हैं। अगर अपन पार्टनरशिप फर्म लेते हैं और कोई नया एडमिशन ऑफ पार्टनर आ रहा है, डोंट यू थिंक वॉलेंट्री ऑडिट की वजह से, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म के लिए तो कंपलसरी ऑडिट नहीं है, वॉलेंट्री ऑडिट की वजह से अपन ऑडिट कराएंगे, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट, एंड वो उसको भी हमारे ऊपर फेथ आएगा, और कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा। डेथ ऑफ पार्टनर पे या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पे, डोंट यू थिंक द ऑडिट विल हेल्प यू आउट? ओके इसके एग्जैक्टली काम कैसे हो रहा है कि भाई यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं तो भाई यार देखो, आप प्रैक्टिकली समझो, कोई नया पार्टनर एंटर हो रहा होगा, ओके उससे तो लूटने की कोशिश करेंगे हम लोग जो ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स है। तो नया पार्टनर बोलेगा नहीं नहीं भाई हमको तो ऑडिट करवा के दो, उसके बाद मैं एडमिशन होता हूं और उसके बाद मैं कैपिटल देता हूं, आप मेरे को बताओ। ओके यही पॉइंट होगा, डिसोल्यूशन होगा, नहीं नहीं भाई यार, दो पार्टनर बोलेंगे नहीं नहीं भाई हम बिलीव नहीं करते, हमको तो देखना पड़ेगा ये कैसे वर्कआउट होगा, ऑडिट करवा सकते हो। ओके दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ऑडिट। So how many types of audit are there? Okay, there are two types of audit, Malik. Okay, what are the two types of audit? Okay, there is two types of audit. One is audit required under law, and second is voluntary audits. तो लॉजिकली अब ये दोनों पॉइंट को अपन समझ लेते हैं, छोटा सा पोर्शन है, क्योंकि ये दोनों के बाद ही अपन एडवांटेजेस को अच्छे से समझ पाएंगे मालिक। ओके तो ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ, द ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर ऑडिट अंडर लॉ आर फॉलोइंग: कंपनीज, बैंकिंग, अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज। थोड़ा सा इधर सरक गया मालिक। ओके होता है, सरकते रहता है, इंसान की जिंदगी सरकती है। ओह सॉरी सॉरी, मेरे को दिखा ही नहीं, मेरे को तो मैं दिख रहा, मां कसम इतना बड़ा दिख रहा, इतना बड़ा दिख रहा मैं। ओके कंपनीज गवर्न बाय कंपनीज एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एंड अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज। स्टैट्यूटरी बॉडीज में मैंने आपको आईआरडीए बताया, एनबीएफसी बताया, ये बहुत सारी कंपनीज बताई जिसके अंदर ये ऑडिट की रिक्वायरमेंट आ सकती है मालिक। वॉलेंट्री ऑडिट, these are the audits of the accounts of proprietary entities, partnership firms, HUF, etc. In such cases there is no basic legal requirement of an audit, but there are internal rules require audit. Internal rules मतलब हमारे rules, हमारे खुद के rules. They may be required to get their accounts audited on the direction of government. ठीक है, ये एक पॉइंट में हो गया। एग्जांपल, आप गवर्नमेंट के साथ में गवर्नमेंट के पास जा रहे हो कुछ ग्रांट्स के लिए या लोन्स के लिए, तो गवर्नमेंट बोलेगा हमारे हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करके दो, ठीक है, दिस इज वन मोर एग्जांपल। But the important motive for getting audited lies in the advantage that follow from an independent professional audit. ओके एडवांटेजेस मैंने आपको बताया, इसका मेन रीजन है कि अगला पॉइंट पढ़ेंगे अपन, एडवांटेजेस, उसकी वजह से अपन वॉलंटरी ऑडिट करते हैं। This is perhaps the reason why large number of propriety and partnership business gets their account audited. ठीक है, इजी आंसर है भाई। ओके मेरे को नहीं लगता इसमें दिक्कत है, और ये लिखने की भी जरूरत है, लिखोगे भी तो फटाफट लिख लीजिए मालिक, कोई इसमें ज्यादा हेडेक वाला पॉइंट नहीं है, ज्यादा दम नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला पॉइंट है। ओके तो दिस इज समथिंग विच वी कैन डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू योर नेक्स्ट पोर्शन। ओके दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइप्स ऑफ ऑडिट। ओके सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑडिट? दो ऑडिट है, ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन एंड वन इज वॉलंटरी ऑडिट। ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉज एंड रेगुलेशन एंड वन इज वॉलंटरी ऑडिट। तो यहाँ पर तेरे पहले 4 क्वेश्चन खत्म हो चुके अपने। ओके पहले 4 क्वेश्चन अपने जा चुके मालिक। ओके ओके अब क्योंकि बड़ा स्क्रीन लगे, मतलब वो पूरा स्क्रीन लग जाएगा जहां पर मैं बनाऊंगा और आगे पीछे जाएगा। ओके सो आई एम गोइंग विद द नेक्स्ट पॉइंट का डिस्कशन, एंड दैट इज कॉल्ड योर एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। ओके अगेन बहुत मल्टीपल पॉइंट्स है, एंड अगेन ए डायरेक्ट क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से अभी आज का लेक्चर अपन यहाँ पर ही रोकेंगे। द डे 2 लेक्चर यहाँ पर है, ऑलमोस्ट आपके 5 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं।
ओके व्हेन डे 3 स्टार्ट्स, नेक्स्ट लेक्चर जब मैं चालू करूंगा, ओके आई विल बी स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग टुमारो ओनली। आज तो वैसे भी अभी 11 बज गई है, 11 बजने में रिकॉर्ड करने में मतलब नहीं है अभी। ओके वैसे मुंबई में हम लोग क्वारंटाइन में वैसे लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई है। ओके राइट नाउ हम मतलब मैं ऑलमोस्ट 2 से 3 बजे तक जागता है रात को। ओके मैं अकेला नहीं, पूरी फैमिली। ओके एक्सेप्ट पापा मम्मी, पापा मम्मी तो तोड़ ओके अभी 11 साढ़े 11 12 बजे तक मीटर डाउन कर देते हैं। ओके बाकी मैं, मेरा भाई, मेरी वाइफ, उसकी वाइफ और बेटी रितिका, ओके दादी, मन्नू, हम लोग के साथ मेरा पंटर, मेरा राइट हैंड मन्नू, आपको जिसको जिसको ईएस लिया है उसको मालूम होगा। ओके जैसे हुली, मन्नू, प्रमोद, ये सब लोग है मेरे राइट हैंड है। तो मन्नू है, तो मन्नू, ये सब लोग हम लोग रात को दो कुछ ना कुछ टाइम पास चलते रहता है। तो अभी जैसे लेक्चर अभी रिकॉर्ड होगा वैसे भी यूट्यूब पे ही डाल रहा हूँ मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके। और उसके बाद भी हम लोग खेलते रहते हैं, टाइम पास रहता है। और 2 बजे सोते हैं, 2-3 बजे सोते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 3 बज जाती है। 3 बजे के बाद हम लोग उठते हैं, हमारा साइकिल उठने का है 10 साढ़े 10 11 बजे उठते हैं, 10 बजे अप्रोक्सीमेट पकड़ लीजिए। 10 बजे उठने के बाद 10-11 बजे उठते हैं, और 11 बजे हम लोग नाश्ता बनाते हैं। ओके 12 बजे तक नाश्ता करते हैं। ओके तो ब्रंच बहुत जन बोलते हैं, पर हमारा ब्रंच नहीं होता, हमारा ब्रेकफास्ट ही होता है। हमारा लंच दोपहर को लेट होता है। मम्मी पापा के लिए थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि पापा मम्मी तो 8 7 रेंज तक उड़ जाते हैं, पर वो थोड़ा टाइम पास वाइम पास योगा वोगा करके 9 बज जाती है। पर पापा मम्मी खुद का मैनेज, मतलब सुबह सुबह उठ के जो चाय कॉफी नाश्ता है वो सब कर लेते हैं भाई। मम्मी भी पूरा हैंडिंग का मतलब मम्मी तोड़ हैंड कर ले, मतलब ये मैनेज कर लेती है विद रिस्पेक्ट टू एवरी एलिमेंट। बट ऐसा है, तो हम लोग 11 बजे उठते हैं, 11-12 बजे उठते हैं भाई। 12 बजे होने के बाद आराम से फिर खाना बनाने का प्रोसेस चालू होता है, जिसमें मैं अभी बना रहा हूँ खाना। खाना बनाने का प्रोसेस वोसेस चल जाता है, सुबह का खाना अपने हाथ में ही है। 12 से लेकर 3 बजे तक, 3 साढ़े 3 4 बजे तक बर्तन वर्तन घिस विस के सब हो जाता है। 4 से 5 बजे तक वो वॉकिंग कर लेता हूँ थोड़ा सा। विनोद रेड्डी सर ने टारगेट दिए है वॉक करने के, तो उसकी वजह से वॉकिंग कर रहे हैं अपन। ओके 8,000 स्टेप्स बोले हैं, और 10,000 पे लेके जाएंगे। ओके नहीं किए तो पेनल्टी मारते हैं वो। ओके सर, तो इसके लिए वो एक प्रोसेस चालू है। तो 4 से 5 बजे में वो प्रोसेस हो जाता है, 4 से 5 या 6 बजे तक अप्रोक्सीमेटली। और 6 बजे अपनी एक बैच रहती है अभी ईआईएस की। 6 से 8 तक, साढ़े 8 तक बैच रहती है। और फिर रात को ऑडिट, इंटर ऑडिट की रिकॉर्डिंग, नहीं तो इंग्लिश ईआईएस की रिकॉर्डिंग, आइदर ऑफ इट डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो और कब तक रिकॉर्डिंग करता हूँ वो। तो मैंने तो बता दिया कि ये कोविड की लाइफस्टाइल है। कोविड की लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई है कोविड की वजह से। और मेरे ख्याल से बहुत जनों की लाइफस्टाइल इस सर्कमस्टेंसेस में चेंज हुई होगी। लेकिन एक चीज है जो हम मतलब बस आई नेवर लेफ्ट, और नॉर माई कंप्लीट फैमिली इंक्लूडिंग माई चाचा ऑल्सो। ओके वो चाचा की कहानी जब आएगी मैं बताऊंगा, एक बहुत तोड़ है, मतलब मेरे बहुत खास है। ओके हमने हंसना नहीं छोड़ा ना, खुश रहना छोड़ा भाई। देयर इज ओनली वन वे इन वन थिंग इन लाइफ, दैट इज हैप्पीनेस। स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, बस ये पॉइंट करते रहिए मालिक। तो लास्ट क्वेश्चन है, अपन इसको एंड करेंगे। ओके एडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट। सर कितने एडवांटेज है? ओके 9 एडवांटेजेस आपको याद रखने हैं। 9 एडवांटेजेस, पंचायती एडवांटेज है रे। ओके ज्यादा हेडेक करना नहीं। ओके 9 एडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेजेस, ओके देखिए बेसिकली कॉन्सेप्ट ही समझिए। मेरे ख्याल से सब लोग का ग्रुप 1 में इंटर लॉ हो चुका है, इंटर लॉ हुआ है। इवन फाउंडेशन में भी, आज के फाउंडेशन में भी कंपनीज एक्ट है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि इन्वेस्टर्स लोग जो होते हैं, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्होंने पैसा लगाया होता है, ओके वो इन्वेस्टर्स अलग होते हैं, और जो कंपनी की देखरेख करते हैं, मैनेजमेंट है, वो अलग होते हैं। जो जो अभी लेक्चर देख रहे होंगे बहुत सारे जन के पास, ओके हो सकता है रिलायंस के शेयर हो, या किसी घर वालों के पास रिलायंस के शेयर हो, यानी कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टर्स है रिलायंस कंपनी में। लेकिन रोज के रोज देखभाल काम करने का तरीका, ये प्रोसीजर कौन कर रहे हैं? मुकेश भाई कर रहे हैं। ओके सो यू नीड टू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टर्स, ये दोनों में डिफरेंस है। तो यहां पर क्या होगा? ओके यहां पर सबसे ऑडिट किया तो कॉन्फिडेंस किसको आएगा? क्योंकि रोज का फाइनेंशियल देख रेख कौन कर रहा है? ओके मुकेश भाई देख रहे हैं। लेकिन यार पैसा तो मेरा लगा हुआ है, मेरा नहीं लगा है, मेरा कोई रुपया 1 रुपया शेयर मार्केट में नहीं है भाई। आई एम अवे फ्रॉम शेयर मार्केट, ओके फ्रॉम डे 1 टिल डेट। ओके तो एक छोटे मोटे म्यूचुअल फंड में डाले हुए रहते हैं, बाकी अपना इन्वेस्टमेंट इज तोड़। ओके अपने इन्वेस्टमेंट तोड़ डिफरेंट चीजों में होती है भाई। लाइफ लाइफ जीने में होती है अपनी इन्वेस्टमेंट। ओके अपना खर्चा खर्चा होता है। ओके इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट नहीं होता भाई। तो भाई यार मुकेश भाई के हाथ में सब कुछ रहेगा। अब एज ए इन्वेस्टर, ओके डोंट यू थिंक मेरे को कॉन्फिडेंस आने के लिए क्या करवाना पड़ेगा? ऑडिट। भाई इंडिपेंडेंट बंदा आएगा, वो चेक करेगा कि भाई मुकेश भाई जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे। एंड दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट। ये सेफगार्ड करता है सर किसके इंटरेस्ट को? सेफगार्ड करता है टू द इंटरेस्ट, सेफगार्ड करता है टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स।
Okay, safeguard the interest of investors. Don't you think it's a very logical point? Yes. सेकेंड पॉइंट, ओके, थिंक लॉजिकली। अगर यहां पर अगर अपन ऑडिट करते हैं तो ऑडिट करते हुए और एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, दैट मोरल चेक ऑन एम्प्लॉयज रहता है। मोरल चेक ऑन एम्प्लॉयज, मोरल चेक ऑन एम्प्लॉयज। सर अगर मोरल मतलब एग्जाम्पल, ओके, ऑडिट करते हैं तो चेक ऑन एम्प्लॉइज भी रहता है, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज डरते हैं थोड़ी बहुत एक्टिविटी करने के लिए, क्योंकि मतलब देखो, कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल तो तोड़ रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ पॉलिसी प्रोसीजर बनाए होंगे जिसकी वजह से एम्प्लॉय कोई फ्रॉड या कुछ नहीं करता होगा, लेकिन देर में भी ये चांसेस, देर में भी ये लूप होल्स, और उसकी वजह से वो देर में भी एम्बेजलमेंट ऑफ रिसीट्स एंड अदर थिंग्स। ऑडिट होने की वजह से ओके ये मोरल चेक होता है, ओके मोरल मोरल पॉइंट पे देखा जाता है, मोरल चेक होता है ऑन ऑल एम्प्लॉइज कि ये एम्बेजलमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, यानी कहीं ना कहीं ऑडिटर जाएगा, इंक्वायरी करेगा, कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉय के दिमाग में डर रहेगा, अरे हाँ यार ये ऑडिटर है, चेक करता है सारी चीजें यार। तो ये मोरल चेक ऑन एम्प्लॉय है। सबसे पहला सेफगार्ड, हमारे इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है। सेकंड पॉइंट, मोरल चेक ऑफ एम्प्लॉय करता है। तीसरा पॉइंट अपन थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब अपन ने, मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ ऑडिट, कितने प्रकार के ऑडिट है, दो, एक है स्टैट्यूटरी ऑडिट, दूसरा कौन सा है, वॉलंटरी। वॉलंटरी ऑडिट करने में और एक पॉइंट था, मैंने आपको क्या बताया, टैक्सेस की लायबिलिटी सेटल करने में मदद करेगा, टैक्सेस की लायबिलिटी। ओके, आपको ग्रांट चाहिए, लोन चाहिए, ओके, ग्रांट्स चाहिए, लोन चाहिए, टैक्सेस को सेटल करना है, लायबिलिटी को सेट करना है, ओके, टैक्सेस के रिलेटेड जो भी पॉइंट है ऑडिट किया हुआ बेटर ऑप्शन है। I don't know how many of you are aware about the word. There is a concept which is called tax audit. Okay, जब टैक्स पढ़ोगे तो टैक्स ऑडिट कॉन्सेप्ट उसमें आएगा। वैसे मेरे दो सब्जेक्ट मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरी लगी पड़ी है, मतलब मेरे को स्टार्टिंग से, जिस दिन से मैं सीए बना उस दिन से मेरे को दो सब्जेक्ट कभी झेपे नहीं। ओके, झेपे नहीं मतलब मेरे दिमाग में कभी गए नहीं मालिक। एक है टैक्स और एक है एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टैक्स आज तक अपने को समझ में नहीं आया, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं प्रशांत सर का लेक्चर, ओके, 2017 में, ओके, मुझे फेशियल पैरालिसिस स्ट्रोक आया था उस टाइम पे, बिकॉज मैं बहुत अपने आप को मोटिवेट करने के लिए प्रशांत सर के लेक्चर में बैठता था। ओके, प्रशांत सर का जो फ्री टाइम रहता था, जब मैं पूना में रहता था, फ्री टाइम में अकेला रहता था, तो मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता था, प्रशांत सर के लेक्चर बैठता था, तो प्रशांत सर के लेक्चर बैठते बैठते मेरे को इंटरेस्ट आ गया, पढ़ाने में नहीं पर समझने में, तो कॉन्सेप्चुअली। बाकी पढ़ाने में तो प्रशांत सर तोड़े भाई, प्रशांत सर का कंपैरिजन कहीं पर भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं होता। मेरे जैसे बंदे को झेप गया, मतलब वो भाई दुनिया के कोई भी बंदे को पढ़ा सकता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस, बहुत भारी, बहुत भारी, मतलब नो 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 कंपैरिजन एज सच। मतलब भाई मतलब मैंने लेक्चर बैठा था, मेरे को लगा था मैं पूरा सोऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, ये माँ कसम, अगर कोई स्टूडेंट उधर के बैठे होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब प्रशांत सर ने अगर होमवर्क भी दिया होगा ना स्टूडेंट्स को, और देते हैं वो होमवर्क, मतलब वो सॉल्व करने देते हैं, एंड ही एंश्योर दैट होमवर्क इज डन, वो होमवर्क भी दिया होगा, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैं होमवर्क करता था, पूरा होमवर्क, पूरा पूरा होमवर्क करता था, और पूरा होमवर्क देख देख के सब स्ट्रक्चर करता था। तो ये दोनों पंटर मेरे, मतलब विनोद रेड्डी एंड प्रशांत सरडा, ये दोनों अपने लाइफ लाइन है भाई। ओके, ये दोनों अपने को स्ट्रक्चर वाइज बहुत मोटिवेट करते हैं मालिक। ओके, तो जो मैं समझा रहा था कि भाई मेरी दो सब्जेक्ट है, तो इसलिए मैं सब्जेक्ट के ऊपर टैक्स ऑडिट में ज्यादा दिमाग फोड़ी नहीं करूंगा, क्योंकि वैसे भी टैक्स ऑडिट ज्यादा हेडेक वाला पॉइंट रहता है। तो टैक्स ऑडिट करना कंपलसरी होता है, जिसका एक पर्टिकुलर टर्नओवर के ऊपर रहता है। ओके, गरीब लोगों को मत देखिए आप इधर, गरीब लोगों को मत देखिए जिनका, पर टैक्स ऑडिट होता है तो उतना उतना पॉइंट है, तो ये पॉइंट रहता है टैक्सेस के लिए सेटल करने में काम होता है। ट्रेड डिस्प्यूट्स, ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं सर। ट्रेड डिस्प्यूट्स क्या होते हैं, एग्जांपल, ओके, देयर में भी एक कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनसेशन, देयर में भी कॉन्सेप्ट ऑफ बोनस, बोनस देना है, कंपनसेशन देना है। मैंने बोला था कि इतना परसेंटेज रेवेन्यू बढ़ा तो बोनस दूंगा। ओके, अब इतना परसेंटेज बढ़ा ही नहीं, मैं बता रहा हूं कि बढ़ा ही नहीं है। डोंट यू थिंक, ओके, जो वर्कर्स एंड अदर थिंग्स है, दे में आस्क फॉर ऑडिट। ओके, ट्रेड डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए ऑडिट कर सकते हैं मालिक। मैं वापस बोल रहा हूं, देखो, सबसे पहला, ओके, सेव, ये पहले दो पॉइंट को घुसेड़ो। ओके भाई, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर ध्यान में रखते हैं और एम्प्लॉय पे मोरल चेक रखते हैं। नेक्स्ट दो, ओके, दो चीज का सेटलमेंट करते हैं, टैक्सेस का सेटलमेंट करते हैं, ट्रेड डिस्प्यूट का सेटलमेंट करते हैं मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, ठीक है। और पांचवा पॉइंट एक अलग से ही पॉइंट है, वेस्टेज एंड लॉसेस के ऊपर कंट्रोल रखा जा सकता है, वेस्टेज एंड लॉसेस के ऊपर कंट्रोल रखा जा सकता है। सर इसके ऊपर मैं ज्यादा जिक्र जिक्र अभी नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको जस्ट ब्रीफ बता दूंगा इधर, वेस्टेज एंड लॉसेस के ऊपर कंट्रोल कैसे रख सकते हैं ये लोग। ओके, द लॉजिक इज वेरी सिंपल। ओके, इसको एक छोटा सा एग्जांपल बता सकता हूं। क्या हो सकता है, ओके, ऑडिटर जाता है और एग्जामिन करता है। सर एग्जामिन क्या करता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी देखता है।
वो फैक्ट्री जाएगा, चेक करेगा, ओके, पता करेगा कैसे काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें चेक करने के बाद ओके वो एनालाइज करता है और वो बोलता है नहीं नहीं भाई यार, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी में ये प्लस है, ये माइनस है, एंड दिस इज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग इट आउट। और ये वेस्टेज एंड लॉसेस हो रहा है तो वो मॉडिफाई कर सकता है प्रोसेस को, वो चेंज करवा सकता है प्रोसेस को, और ये सारी चीजें हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, एंड दैट इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टेज एंड लॉसेस। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू योर 5 पॉइंट एडवांटेजेस। मालिक समझ में आ रहा है? ओके, सो 5 एडवांटेजेस, 5 अलग अलग जुट बना दो। सेकंड पॉइंट, 2 पॉइंट, पहले 2 पॉइंट, सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, जो भी अलग है, मैनेजमेंट से अलग बंदे हैं, उनका इंटरेस्ट सेफ गार्ड करेगा। दूसरा पॉइंट, एम्प्लॉय पे मोरल चेक रखेगा। आत्मा क्लियर है? ओके, नेक्स्ट 2, ओके, सेटलमेंट क्या करेगा? टैक्स लाइबिलिटी को सेटल करेगा और ट्रेड डिस्प्यूट को सेटल करेगा। उसके बाद वेस्टेज एंड लॉसेस, ओके, कम से कम करने की कोशिश करेगा, मतलब वो एंश्योर करेगा कि भाई ये वेस्टेज एंड लॉसेस ज्यादा ना हो। ओके, मेरे ख्याल से 5 पॉइंट पक्का क्लियर। नेक्स्ट 3 पॉइंट, पूरी पंचायती जो पहले पॉइंट की है, ओके, मेरे को बताओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली केप्ट है कि नहीं, ये चेक करेंगे हम लोग। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने बरोबर रखे हैं कि नहीं? ओके यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किससे कंपेयर करना है अपने को? ओके, वी नीड टू कंपेयर विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अगर किसी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं रखे हैं, डोंट यू थिंक वी कैन हाईलाइट दैट पॉइंट? एंड दैट इज वन मोर एडवांटेज, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, मेरे को बताओ और एक, डोंट यू थिंक यू चेक द कंट्रोल? तो कंट्रोल स्टोर्ड है कि नहीं, कंट्रोल स्टोर्ड है कि नहीं, ये भी तो अपन हाईलाइट कर सकते हैं ना मानिक। कंट्रोल स्टोर्ड है कि नहीं, ये भी तो हाईलाइट कर सकते हैं अपन। कंट्रोल्स आर इफेक्टिव और नॉट, ये भी तो अपन हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, और एक मैंने बताया था सेटलमेंट, इफ यू रिमेंबर, सेटलमेंट, सेटलमेंट सर, सेटलमेंट कब होता है? इफ यू रिमेंबर, ओके, एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे सेटलमेंट हो सकता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे सेटलमेंट हो सकता है, डेथ ऑफ पार्टनर पे सेटलमेंट हो सकता है। ओके, ये 2 टाइम पे सेटलमेंट है, उसमें फायदा होगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, एडिशनल पॉइंट है, ओके, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऑडिट हो। ओके, देयर में भी रिक्वायर्ड, ओके, एग्जांपल गवर्नमेंट कंपनीज है, ओके, स्कैग वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करेंगे। गवर्नमेंट चाहता है कि इसका ऑडिट होना चाहिए, बात खत्म, दैट्स इट। ओके, अनकारो वगैरह ये भी रहेगा, विल डिस्कस लेटर ऑन। तो लास्ट 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट का सेट बनाओ। ओके, ये मैंने सर्कल एक साथ में किया हुआ है, पर ये 3 पॉइंट का ये सेट बनाओ, ये 3 पॉइंट का सेट बनेगा जो अपन ने बेसिकली पहले समझा, और ये लास्ट पॉइंट आपको समझना है। दिस इज 9 एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट? सबसे पहले 2 में डिवाइड करो, पहला 2 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, इन्वेस्टर्स के जो मैनेजमेंट और जो बंदे हैं अलग अलग है इन्वेस्टर, वो दोनों के, तो सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। सेकंड पॉइंट, मोरल चेक ऑफ एम्प्लॉइज। नेक्स्ट 2, सेटलमेंट करेगा, टैक्स लाइबिलिटी सेटलमेंट करेगा, ट्रेड डिस्प्यूट को सेटल करेगा। एक अलग से ही पॉइंट है, लॉसेस एंड वेस्टेज को मिनिमम करेगा, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी चेक करेगा, वो बताएगा कि इधर प्लस है इधर माइनस है, ये आइडिया देगा अपने को। ओके, नेक्स्ट 3 पॉइंट, ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट बरोबर है कि नहीं वो चेक करेगा, कंट्रोल तोड़ है कि नहीं वो चेक करेगा, और साथ में सेटलमेंट करते वक्त मदद मिलेगी। एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, उस टाइम पे सेटलमेंट होगा, उस टाइम पे ये ऑडिट फायदा करेगा। एंड गवर्नमेंट खुद चाहता है कि ऑडिट हो। दैट्स इट। यहाँ पर ये पोर्शन, ये चैप्टर 1 का और एक क्वेश्चन खत्म होता है, दैट इज एडवांटेजेस। तो एक बार एडवांटेजेस को देख लेते हैं। एडवांटेजेस 9 पॉइंट आपको याद रखने, रटने पॉइंट। ओके, इसमें रेड कलर में मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ है, इसमें बोल्ड फॉर्मेट में देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। Okay, the advantage, safeguard the financial interest of a person who are not associated with management of the entity, whether they are partners or shareholders, banker, FI, public at large। यानी वो लोग मैनेजमेंट से एसोसिएटेड नहीं है, जो मैनेजमेंट से एसोसिएटेड है उनको पूरा आइडिया है भाई क्या प्लस माइनस है, तो इसलिए उनको सेफ गार्ड करता है इंटरेस्ट। ओके, तो उनके इंटरेस्ट सेफ गार्ड रहता है मालिक। It acts as a moral check on the employees for committing deflections or embezzlement। Deflections कैश की चोरी करना, embezzlement ओके कैश प्लस माइनस करना, मिसयूज करना, दैट्स इट। रिसोर्सेज को मिसयूज करना, ये सब पे चेक रहेगा। एग्जांपल, बहुत बार ऐसा भी आपने देखा होगा, ओके, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी है लेकिन वो पर्सनल यूज के लिए की जाती है, यूज की जाती है, नॉट करेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी शुड बी यूज ओनली फॉर ऑर्गेनाइजेशन पर्पस मालिक। ऑडिटेड स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स विल हेल्प इन सेटिंग लायबिलिटी फॉर टैक्सेस। ज्यादा हेडेक मत करो, आगे का रीड माना आप कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेड डिस्प्यूट को सेटल करने में मदद करेगा। ओके, 5वां पॉइंट, ऑडिट कैन हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ वेस्टेजेस एंड लॉसेस, स्पेशली दोज दैट ऑकर ड्यू टू एब्सेंस और इनएडिक्वेसी ऑफ इंटरनल चेक। ओके, अगर आपको मालूम नहीं पड़ा हो तो। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अलाइड रिकॉर्ड्स हैव बीन प्रॉपर्ली केप्ट। ओके, बात खत्म। उसके बाद भी मैंने बताया था कि भाई यार एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ वेरियर कंट्रोल, कंट्रोल है या नहीं है, ये अपन चेक कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है भाई, सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, एडमिशन और डेथ ऑफ पार्टनर। एंड और एक रहेगा, गवर्नमेंट मे रिक्वायर ऑडिटेड। ओके, गवर्नमेंट मे रिक्वायर ऑडिट ऑफ दैट अकाउंट्स। आत्मा क्लियर है? दैट्स इट, दिस इज व्हाट योर कंटेंट नीड टू बी फोकस्ड ऑन। यहाँ पर खत्म होता है तेरा एडवांटेजेस।
ओके, तो यहाँ पर अपन लेक्चर को एंड करेंगे। ओके, ये हुए तेरे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट खत्म। ओके, जब लेक्चर खत्म, लेक्चर हो रहा है, ओके, तो कल जब अपन स्टार्ट करेंगे, ओके, तो अपन पहले 5 क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद फिर आगे के 2 क्वेश्चन और स्टैंडर्ड में घुसेंगे। ओके, जिसको ये कॉपी करना है ये कॉपी कर लीजिए, पॉज करिए, फिर कॉपी करिए। मैं 20 सेकंड के बाद बंद करूंगा।